हो जाता है, तो कोई बात नहीं, उनका डाउट नहीं होगा या कोई और सिचुएशन हो सकता है उनके साथ। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हाँ, हम स्क्रीन शेयर करते हैं आपको। ठीक है, आप लोग पहले अपना एक-एक करके डाउट बताइए, फिर थोड़ा हम रिवीजन कर देंगे और कुछ चीज़ों पर फिर से लाइट मार देंगे, है ना? तो इजी रहेगा हमारे साथ। ठीक है, चलिए। चलिए पूछना स्टार्ट करिए तो। क्या-क्या पूछना है? कहाँ-कहाँ क्या बताएँ? बोलिए। सर अभी तक तो डाउट नहीं हुए। कोई डाउट नहीं है। सुरेश आपको बोलिए। सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन में डाउट था। प्रीवियस ईयर कौन सा? 8 नंबर। 20-23? 20-23 का 1 नंबर? यस सर। क्या डाउट है इसमें बोलिए? सर यूनिट्स में है तो फिर नॉर्मल लॉस राइट साइड में, तो उसी को नहीं समझ में आ रहा। यूनिट्स में है, क्या है? फिर से एक बार फिर से क्लियर करिए क्वेश्चन। यस सर, वो राइट साइड नॉर्मल लॉस भी है, उसी को समझ में नहीं आ रहा। देखिए, हम लोग बनाते हैं ना प्रोसेस अकाउंट, तो इसमें क्या करते हैं? देखिए, यहाँ पे हम लोग दिखाते हैं ना, ओपनिंग आ गया, है ना? और जो भी खर्च लग गया, और यहाँ हम लोग क्या ये दिखाते हैं जिससे भी ये घटता है ना? राइट लेफ्ट साइड क्या होता है, घटता है, या क्लोजिंग दिखाते हैं हम लोग। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। तो अब देखिए फिर क्या है, नॉर्मल लॉस आया है। नॉर्मल लॉस हम लोग जानते हैं क्या होता है, जो बिजनेस में नॉर्मली होता है, और उसके कारण क्या होता है, कॉस्ट हमारा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है ना, है कि नहीं? क्योंकि नॉर्मल लॉस भी यस किसका ही, हाँ, नॉर्मल लॉस भी किसका हिस्सा बन जाता है, हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का, है ना? तो देखिए इस क्वेश्चन में कितना है, 200 यूनिट्स है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जो भी राइट साइड में जितना लिखना है वो तो लिखेंगे ही, क्लोजिंग ये सब। लेकिन नॉर्मल लॉस रहता है तो यहाँ लिखते हैं ना बाय, क्या लिखते हैं, नॉर्मल लॉस। बोलिए, क्या लिखते हैं बाय? यस। हाँ, नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस। और यहाँ क्या होता है, यूनिट्स, और यहाँ क्या होता है, अमाउंट ना, है ना? यस सर। यूनिट के कॉलम में दिया हुआ है 200 यूनिट्स, और अमाउंट इस क्वेश्चन में आपका नहीं है, मतलब कुछ रियलाइज नहीं हुआ आपको, तो वहां क्या करेंगे, कुछ नहीं। क्लियर हो गया? बोलिए। अमाउंट में नहीं होगा। अमाउंट अगर कुछ रहता तब ना, कि ये जो लॉस हुआ है आपको, उसको फिर आप बेचे कुछ, और बेचने से आपको इतना प्राप्त हुआ, तो लॉस है ना। जब तक अगर क्वेश्चन में इंडिकेट नहीं किया जाएगा तब तक अमाउंट तो हम खुद से नहीं मानेंगे ना। क्लियर है? यस सर। बुक में आप हमको कोई भी एक इलस्ट्रेशन बताइए तो जिसमें नॉर्मल लॉस है, जो आपको वहां से डाउट है वहां से बताइए, वही तो आपको क्या होगा ना, ज्यादा अच्छा से क्लियर हो जाएगा। रुकिए, हम भी साथ में देख रहे हैं, हमको सीधा मिलता है तो हम आपको बताते हैं। ठीक है, लॉस कहाँ है? हाँ, देखिए, इलस्ट्रेशन 12। ठीक है, हाँ, साथ में आ गए, आ जाइए, तब आपको साथ में दिखेगा। देखिए इसमें इलस्ट्रेशन 12 में आ गए क्या पहले, सुरेश? यस सर, आ गया। आ गए। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, 12th में नॉर्मल वेस्टेज है 10%, और सेल ऑफ नॉर्मल वेस्टेज है ₹10 पर यूनिट। तो यहाँ मेंशन्ड है ना 10 पर यूनिट, तब ना, समझ गए? समझ गए? यस सर। बाकी बाकी तो क्लियर है, फिर बाकी तो बैलेंसिंग फिगर और वो हो जाएगा, है ना, जहाँ पे है। क्लियर है कि बताए और? यस।
उसी में पूरा कंफ्यूज थे। बस इसी में ना, पूरा छोड़, अब नहीं बताने का जरूरत है। यस सर। ठीक है, तो बाकी आप कर लेंगे ना अब। यस सर, हो जाएगा। हाँ, यहाँ क्या है देखिए, हम सिंपल में बता देते हैं। यहाँ जितना ओपनिंग है वो, जितना खर्चा है, मटेरियल, लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस सब आ गया। ठीक है, यहाँ नॉर्मल लॉस आ गया। और यहाँ क्या आ जाएगा, आपका क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। टोटल प्रोडक्शन है 20,000 यूनिट्स का। ठीक है, तो 20,000 में आपका 200, तो यहाँ पे हम लोग मटेरियल में ही लिख देते हैं, यूनिट्स में, है ना, लिखते हैं ना, है ना, यस बोलिए। सर। और फिर क्या करेंगे, तो आपका 200 क्या हो गया, लॉस हो गया, तो बाकी बैलेंसिंग फिगर आपका इतना 200 माइनस हो जाएगा। क्लियर है, यूनिट्स में, है ना, क्लियर है। यस यस सर। सर। हाँ बोलिए, बोलिए बीना। सर क्लियर है। हाँ ठीक, अच्छा। आप लोग मोबाइल को जैसे वीडियो देखते हैं ना बड़ा करके, उस तरह से स्क्रीन को कर लीजिए, हाँ, तो बड़ा स्क्रीन हो जाएगा, तो आपको अच्छा बनेगा। ठीक है, और बताइए, नेक्स्ट डाउट किन्हीं का, कहीं पर भी। एलन, कोई डाउट है? डाउट तो नहीं है सर अभी। नहीं है, ठीक है। बीना का नहीं है। सुरेश, और कहीं पे है आपको? अभी तक तो नहीं है सर। ठीक है, चलिए, तो अब हम कुछ कुछ बता देते हैं आपको। जैसे हमको रिक्वेस्ट किया गया कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का थोड़ा थ्योरी के बारे में गाइड कर दीजिए, है ना, तो आइए, तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में बुक में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और बजटिंग का भी डिस्कस कर लेंगे, और एक बार ओवरऑल भी आपको कुछ हम बता देंगे। ठीक है, चलिए आइए आगे। यस। यस सर। ठीक है, देखिए, समझिए क्या होता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। ठीक है, देखिए, कुछ भी हम लोग काम करते हैं, ठीक है, तो हम लोग को अच्छा या खराब लगता है कि नहीं बाद में, काम जब कंप्लीट कर लेते हैं या नहीं हो पाता है तो, लगता है कि नहीं, लगता है लगता है सर। सर। लगता है लगता सर। है ना। हाँ, तो मतलब क्या हुआ, एक तरह से हम लोग क्या बना लिए, अपने लिए स्टैंडर्ड हम लोग सेट कर लिए थे, जिसको हम लोग मीट नहीं कर पाए, इनडायरेक्टली, विदाउट नोइंग दैट वी हैव मेड स्टैंडर्ड्स फॉर आवरसेल्फ। इसलिए ना बाद में खराब ही अच्छा लगता है। मान लीजिए कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है हम लोग का, तो हम लोग को अच्छा खराब कहाँ से लगेगा, है ना। जो ज्यादा अगर सोचे ही नहीं कि हमको कैसा करना चाहिए था, तो उसको क्या अच्छा खराब लगेगा। तो बिजनेस में इस चीज को लिखित रूप में किया जाता है। ठीक है, बिजनेस में हम लोग एक डिजायर्ड लेवल तय करते हैं। ठीक है, कि हमारा किसी चीज के लिए क्या परफॉर्मेंस लेवल रहेगा। ठीक है, जब ये परफॉर्मेंस लेवल को हम मतलब तय किए हैं जो, उसी को क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड। हम अपने लिए ये स्टैंडर्ड सेट किए। ठीक है, तो बिजनेस में जब स्टैंडर्ड कॉस्ट कॉस्ट और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है, उसका भी मेन रेफरेंस क्या है, यहीं से लेके कि हम लोग एक परफॉर्मेंस लेवल सेट करते हैं, और उसके हिसाब से हम लोग देखते हैं काम हुआ कि नहीं। मतलब क्या होता है, कंपैरिजन। तो ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड, और जो एक्चुअल जब काम हम किए, उसमें और इसमें कितना अंतर है, डिविएशन है, कितना अलग है एक दूसरे से। तो अगर मान लेते हैं स्टैंडर्ड हम बनाए हैं, देखिए जैसे हम लोग सोचते हैं कि ना अब से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे और दिन में हम 6 घंटा पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये क्या बनाए, हम स्टैंडर्ड बनाए। एक्चुअल में क्या हुआ कि पढ़ने का आदत तो है नहीं, तो पढ़ाई जब स्टार्ट की तो पता चला एक ही घंटा में सब खत्म, पूरा जोश खत्म। तो यहाँ क्या हुआ, 6 घंटा आप तय किए, एक्सपेक्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे, एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ परफॉर्मेंस मतलब स्टैंडर्ड कितना था, 6, और एक्चुअल कितना आप कर पाए, 1। तो बताइए ये फेवरेबल हुआ कि अनफेवरेबल हुआ? अनफेवरेबल सर। हाँ, वेरी गुड।
अनफेवरेबल हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ प्रोडक्टिविटी का बात हो रहा है, आप कितना प्रोडक्टिव रहे, दिन को कितना यूटिलाइज किए। 6 घंटा का आप सोचे थे हम काम करेंगे, किए बस 1 घंटा, तो ये प्रोडक्टिविटी क्या हो गया? अनफेवरेबल हो गया आपका, कितने जितना तय के नहीं कर पाए। चलिए, बहुत जबरदस्त दृढ़ निश्चय था हम पढ़ेंगे 6 घंटा, है ना? लेकिन ऐसा निश्चय था और आपको लगा कि हमको परफॉर्म करना है, आप पढ़ गए 8 घंटा। अब बताइए फेवरेबल है कि अनफेवरेबल है? फेवरेबल सर। हाँ, वेरी फेवरेबल गुड। है। हाँ, फेवरेबल है। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में आप जितना सोचे थे उससे बेटर कर लिए। तो ये तो हुआ प्रोडक्टिविटी, या ये हुआ किस कॉन्टेक्स्ट में? सेल्स का अगर बात करें कि सोचे थे 6 लेकिन हुआ 1 तो अनफेवरेबल, सोचे थे 6 लेकिन हुआ 8 तो फेवरेबल। यही चीज प्रॉफिट के भी टर्म्स में हो गया। आप समझ में आया? प्रॉफिट और सेल्स में एक्चुअल ज्यादा होगा तो आपको फायदा है। क्लियर है? यस सर। यस सर। सर। हाँ, और यही बात जब कॉस्ट के टर्म्स में होता है ना, मतलब खर्च के टर्म्स में, उस केस में मेरा स्टैंडर्ड हम तय किए, मान लेते हैं कि हम मेरा खर्च होगा टोटल 5, एक्चुअल में खर्च हुआ बस 1। बताइए ये फेवरेबल है कि अनफेवरेबल है? अच्छा है कि नहीं अच्छा है? क्या? बोलिए। खर्च का बात हो रहा है, खर्च में क्या रूल चलेगा, ज्यादा कि कम अच्छा? कम अच्छा सर। हाँ, वेरी गुड। तो इसमें हम लोग क्या किए, स्टैंडर्ड से ही कम खर्च किए। कम खर्च में ही मतलब, कम खर्च किए मतलब क्या? कम खर्च में ही काम हो गया। ये नहीं कि बस कैसे भी कम खर्च किए तो अच्छा हो गया, काम ही नहीं हो तो फायदा क्या हुआ? तो यहाँ क्या होगा, ये फेवरेबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सोचे थे 5 रुपया खर्च होगा, खर्च हुआ बस 1। मतलब क्या हुआ, हम कुछ ऐसे जगह से खरीद लिए जहां हमको एकदम सस्ता पड़ा। ठीक है? एक देखिए, एक बार हम और मेरे दोस्त, ये रियल चीज है ताकि आपको याद रहे, इसलिए स्टोरी और ये सब बोल रहे हैं। हम और मेरा दोस्त ना, यहाँ बीआईटी बाजार है रांची में, बीआईटी कॉलेज जो बहुत फेमस है यहाँ, बीआईटी मिश्रा, तो उस बाजार लगता है। तो हम लोग एक बार ना 12:30 बजे लगभग पहुंच गए वहां, दिन में ही, जबकि शाम में भीड़ होता है। ठीक है? तो मेरा दोस्त हमको कार सिखाने ले गया था। तो अब हुआ क्या कि क्योंकि पहले ही पहुंच गए हमको और उसको सब्जी लेना था, तो हम लोग गए वहां। तो धनिया का पत्ता 1 किलो मिल रहा था 3 रुपया में। 1 किलो 3 रुपया में। ठीक है? तो एक ही किलो खरीदा वो। ठीक है? और वही हम लोग बांट लिए। ठीक है? अब क्या हुआ, जब हम घर लेके आए तो हमको सुनने को मिला, इतना क्यों ले आया तुम, इतना का जरूरत होता है तो खराब हो जाएगा, और हो भी गया बाद में थोड़ा। अब देखिए, यही चीज शाम में मिलता है कितना में, एक थोड़ा सा मिलता है वो 10 रुपया में। ठीक है? तो बताइए, जो ये 5 रुपया तय किए थे लेकिन 1 रुपया में निपट गया, तो यही कुछ केस हुआ होगा इनके साथ कि क्या हुआ, एकदम सस्ता में थोक में, क्योंकि ये खरीद लिए तो इनको मिल गया ये बाद में। ठीक है? दुकानदार से नहीं खरीद के थोक में खरीद लिया, कैसे भी क्या हुआ, कम, इसीलिए एक्चुअल खर्च इनका कम आया। तो ये हो गया फेवरेबल। स्टैंडर्ड आप बनाए 5, खर्च हो गया 6, ये क्या हो गया, अनफेवरेबल। अब आप समझ गए हैं? ठीक है? क्लियर है सबको? बोलिए। यस सर। यस। यस सर। ठीक है? तो ये याद रखिएगा, प्रॉफिट सेल्स के केस में एक्चुअल ज्यादा होना चाहिए, तभी अच्छा है मेरे लिए। प्रॉफिट जितना ज्यादा उतना अच्छा, सेल्स जितना ज्यादा उतना अच्छा। ठीक है? इसलिए एक्चुअल सही होना चाहिए, एक्चुअल ज्यादा होना चाहिए। जबकि कॉस्ट में ये चीज उल्टा होता है। क्यों? क्योंकि एक्चुअल अगर ज्यादा हो गया तो आपको नुकसान हो जाएगा वो तो, इसलिए कम हुआ तो फेवरेबल। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो मीनिंग ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्ट हम लोग कर लिए। ठीक है? बुक में जैसे ये हम समझाए तो सिंपल वे में और लैंग्वेज के टर्म्स सिंपल उसमें बोल दिए। बुक में इसी को थोड़ा अलग अलग चीज करके बोला गया है। ठीक है? लेकिन अभी हम लोग का तो जल्दी एग्जाम है ना, तो हम लोग उतना उतना, ठीक है, लेकिन आप बुक में जरूर इंट्रोडक्शन पढ़िए, उससे क्या होता है, नॉलेज अच्छा आता है। कोई भी चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं हम लोग, तो हम लोग को ज्यादा अच्छा समझ में आता है चीज। ठीक है? इसलिए पढ़ना चाहिए। चलिए देखिए, तो इसमें, सर। सर हाँ कुछ बोलिए, पूछना। बोलिए सर बोलिए। अपने शब्दों में भी एग्जाम में लिख सकते हैं ना, जैसे आप आ, बताए। हाँ, अपने ही शब्दों में लिखने वालों को अच्छा मार्क्स मिलता है, बुक का रटा रटा हमें नहीं मिलता है। ठीक है? अपने शब्दों में ही लिखिए। और आप लोग बड़े हो गए हैं, अब क्या रट के जाएंगे लिखेंगे? देखिए, आप कोई भी चीज को, बस उसका डिफिनीशन, बस जो है कि जो ऑथर
देते हैं, बस उसको लर्न करना है आपको, क्योंकि वो डिफिनीशन आप कोट कर रहे हैं ऑथर को, तो उनका ऑथर का ही पूरा वर्ड बाय वर्ड होना चाहिए। तो बस इसको लर्न करिए और बाकी तो पॉइंट्स आप भले ही कुछ कुछ पॉइंट्स लर्न करिए बस। ठीक है, 3-5 पॉइंट, 3 पॉइंट भी काफी है, बाकी आप लिख सकते हैं, है ना? तो अपने से भी लिखना है। आप लोग कर लेंगे, आप लोग तेज है, कुछ नहीं होगा, है ना? कर लेंगे। सिंपल में समझ जाइए कॉन्सेप्ट्स को। रिवीजन वीडियो भी है ही चैनल पे, रिवीजन वीडियो देखिए, प्रीवियस ईयर का देखिए, ज्यादा काम तो यही कवर कर लेगा, प्रीवियस ईयर और ये, है ना? और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का लिस्ट भेजे हैं उसको देखिए। ठीक है, फिर इलस्ट्रेशंस जो इम्पोर्टेंट करके भेजे हैं, कम से कम बेसिक्स इलस्ट्रेशंस आपका सारा कवर होना चाहिए। ठीक है, डायग्राम और चार्ट्स देखिए, फॉर्मेट्स देखिए, और जरूर इसको एग्जाम में यूज करिए। प्रैक्टिकल जितना आंसर होता है ना उतना अच्छा होता है, चार्ट्स, डायग्राम्स, ठीक है, फॉर्मूला, तब चेक करने वाले उनको भी अच्छा लगता है कि हम चेक कर रहे हैं किन्हीं का कॉपी। ठीक है, तो जितना आप बेटर करेंगे उतना फेवरेबल हो जाएगा आपके लिए। और कॉन्फिडेंस रखिए। ठीक है, कम भी पढ़े हैं, कॉन्फिडेंस में है ना, तो आप ज्यादा बेटर करेंगे। और बहुत भी पढ़ के गए, रट रट के भी गए हैं, कॉन्फिडेंस नहीं है ना, तो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, कॉन्फिडेंस ही मेन है। और टाइम मैनेजमेंट, एग्जाम में टाइम, टाइम देखिए कि मेरा टाइम वेस्ट तो नहीं हो रहा है, कहीं अटक रहे छोड़िए उसको, तुरंत दूसरा क्वेश्चन, जहां लगे कि यहाँ मेरा टाइम वेस्ट होगा छोड़ दीजिए। ठीक है, उससे क्या होगा, लास्ट में पूरा टाइम बचेगा आपके पास, फिर आप आके उसको सॉल्व करिए। तो कोशिश करना है अपने ही वर्ड में लिखने का, और फेंकिएगा मत कि कुछ भी लिखे जा रहे हैं, पॉइंट्स में ज्यादातर लिखिएगा। ठीक है, पॉइंट्स रहता है तो अच्छा लगता है, प्रेजेंटेशन अच्छा रहता है। तो पॉइंट्स, चार्ट्स, डायग्राम्स, फॉर्मेट्स, और अगर इलस्ट्रेशन बनाएंगे तो नोट्स और वर्किंग नोट्स भी होना चाहिए। पहले फॉर्मेट होना चाहिए। ठीक है, तो सॉल्यूशन के लिए एक पेज छोड़ ही दीजिए उसको, और फिर नेक्स्ट पेज में नोट्स और वर्किंग नोट्स करिए। ठीक है, और ज्यादा लग रहा है कि बहुत छोटा ही इसका सॉल्यूशन है तो भी करिए, और उसमें थोड़ा एक्सप्लेन थ्योरी भी कुछ कुछ डाल दीजिए, रेलिवेंट थ्योरी जो उस क्वेश्चन से मिलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट का हम लोग देख लिए इंट्रोडक्शन में। अब मेन चीज बस हम बताते हैं, अब आप लोग समझ गए है ना? तो फीचर्स है, फीचर्स तो अब देख के, क्योंकि हम लोग तो बताइए, तो पहले ही से हम लोग तय करते हैं स्टैंडर्ड, इसीलिए उसको बोलते हैं क्या, प्री डिटरमिन्ड कॉस्ट, क्योंकि पहले ही से हम तय कर ले रहे हैं, इसलिए प्री डिटरमिन्ड कॉस्ट बोल रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि पहले ही से हम तय कर रहे हैं। ठीक है, और इसको देखिए शुरू में ही लिखा हुआ है शुड बी कॉस्ट है। स्टैंडर्ड मतलब क्या होता है, इतना करना चाहिए, चाहिए चाहिए पे फोकस है, चाहिए है नहीं, है तो एक्चुअल हो जाएगा वो तो यहाँ पे क्या होता है, शुड बी कॉस्ट, इसलिए इसको बोलते हैं। ठीक है, कि इतना होना चाहिए। फिर देखिए मीनिंग या कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है। अब अंतर समझिए, स्टैंडर्ड कॉस्ट और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में अंतर है। क्या अंतर है? ठीक है, देखिए, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग टेक्निक है, स्टैंडर्ड कॉस्ट एक कॉस्ट क्राइटेरियन है, जिससे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग देखते हैं कि हमारा क्या, या स्टैंडर्ड के बारे में हम लोग तय करते हैं ना, तो जिससे हम लोग एफिशिएंसी नापते हैं अपना। ठीक है, कि हम लोग जो एक्चुअल कॉस्ट किए हैं हमारे तय किए हुए लेवल के हिसाब से है कि नहीं। ठीक है, तो इसीलिए लिखा हुआ देखिए बुक में भी, यार्ड स्टिक है। ठीक है, कि ये वो पैमाना है जिससे हम लोग एक्चुअल कॉस्ट के बारे में पता लगाते हैं, कौन, स्टैंडर्ड कॉस्ट। अब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या है? तो देखिए, अब ये दोनों अलग अलग टर्म है, अगर क्वेश्चन में आएगा क्या ये दोनों सेम है, स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग? नहीं, सेम नहीं है। ठीक है, ये कॉस्ट क्राइटेरियन है, जिससे मतलब ये यार्डस्टिक है जिससे एक्चुअल कॉस्ट का पता लगाते हैं। ठीक है, जबकि हमारा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एक टेक्निक है जो यूज करता है स्टैंडर्ड कॉस्ट को, मतलब स्टैंडर्ड कॉस्ट का फॉर्मुलेशन कि उसको बनाते हैं। ठीक है, और उसको बना के फिर क्या करते हैं, हम लोग कंपैरिजन करते हैं, किसमें कंपैरिजन करते हैं, स्टैंडर्ड में और एक्चुअल में। और जो डिफरेंस आता है, अगर कोई डिफरेंस है स्टैंडर्ड और एक्चुअल में, जो कि होना बहुत चांसेस है, होगा ही, क्योंकि जरूरी थोड़ी हम लोग मीट कर जाए जितना स्टैंडर्ड बनाए, आगे पीछे होता है। तो कितना डिफरेंस है, मतलब डिविएशन कितना है, और इसका सुधार हम कैसे कर सकते हैं, मतलब एक तो डिफरेंस भी देखता है, फिर डिविएशन भी देखता है, कितना अमाउंट मेजर करता है, फिर करेक्शन भी कैसे होगा उसका भी सुझाव देते हैं, किसके जरिए, टेक्निक के जरिए, जिसका क्या नाम है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। क्लियर हो गया स्टैंडर्ड कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग? यस सर। सर यस ठीक है। सर। हाँ, अब यहीं पे एक और डिफरेंस समझ लीजिए, ये तो हुआ डिफरेंस स्टैंडर्ड कॉस्ट और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। एक और है टर्म, बजटरी कंट्रोल।
ठीक है। आप देखिए बुक में जब आगे आप बढ़ेंगे तो आएगा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड बजटरी कंट्रोल। देखिए सिंपल में समझ लीजिए, बजट जब बनता है ना ये पूरा ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनता है, जबकि स्टैंडर्ड कॉस्ट हम लोग पूरा ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं करते हैं। मेनली देखिए बुक में भी है प्रोडक्शन और प्रोडक्शन कॉस्ट के लिए करते हैं। ठीक है, तो मेनली प्रोडक्शन और प्रोडक्शन कॉस्ट मतलब मटेरियल लेबर, ठीक है, इसका कॉस्ट और ओवरहेड, इसका कितना वेरिएंस आ रहा है स्टैंडर्ड और एक्चुअल में, तो बस ये मेनली इसको कवर करता है स्टैंडर्ड कॉस्ट। ठीक है, जबकि बजटरी कंट्रोल क्या है, सिर्फ वो पूरा ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है। ठीक है, तो स्कोप किसका ज्यादा हुआ बताइए, कौन बड़ा है, बजटरी कंट्रोल की स्टैंडर्ड कॉस्टिंग? बजटरी कंट्रोल सर। हाँ वेरी गुड, बजटरी कंट्रोल, क्योंकि ये तो पूरा ऑर्गेनाइजेशन को कवर कर रहे हैं, यहाँ बस प्रोडक्शन प्रोडक्शन कॉस्ट है मेनली, तो इसीलिए बजटरी कंट्रोल का ज्यादा स्कोप है। अब देखिए एप्लीकेबिलिटी, पीछे पलट के देखिए एप्लीकेबिलिटी लिखा हुआ है, कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। ठीक है, कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है, तो सबसे पहले देखिए जहाँ पे मास प्रोडक्शन होता है, मास प्रोडक्शन मतलब क्या, एकदम ज्यादा पैदा, मतलब ज्यादा हम लोग प्रोड्यूस करते हैं, किस क्या चीज का, लिखा है होमोजेनस प्रोडक्ट होना चाहिए। होमोजेनस मतलब क्या हुआ, एक जैसा। ठीक है, इकोनॉमिक्स में भी आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, होमोजेनस प्रोडक्शन, ठीक है, या होमोजेनस प्रोडक्ट्स, तो सेम चीज जैसे प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, रिपीटिटिव कैरेक्टर होता है, एक ही जैसा होता है, जहाँ पे सिंगल यूनिट या आउटपुट कॉस्टिंग यूज होता है, प्रोसेस कॉस्टिंग यूज होता है। ठीक है, तो इस तरह से अलग अलग लिखा हो, इसको आपको जरूर रीड करना है, एप्लीकेबिलिटी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, और नहीं भी आता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का थ्योरी आता है तो कहाँ अप्लाई होता है वो आप लिखिए, क्योंकि ये एग्जाम्पल हो गया एक तरह से, और वो क्या हो गया, प्रैक्टिकल बना देगा आपको आंसर को, थ्योरी आंसर भी अच्छा हो जाएगा, प्रैक्टिकल का यूज हो जाएगा उसमें। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है देखिए। ठीक है, कहाँ कहाँ मेनली यूज होता है, ट्रांसपोर्टेशन वाला में, पब्लिक यूटिलिटीज वाले में भी यूज होता है। ठीक है, एक जैसा जहाँ प्रोडक्ट बनता है, जैसे प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट है, आयरन स्टील है, ब्रिक्स है, ठीक है, केमिकल्स है। क्यों एक ही जैसा, क्यों, आप समझिए क्यों, ये कॉन्सेप्ट का बात है, क्यों एक ही जैसा वाला चीज में यहाँ यूज हो रहा है, क्योंकि तभी ना आप स्टैंडर्ड बनाएंगे और वो स्टैंडर्ड आगे आपका कंपैरिजन में भी हेल्प करेगा। आप आप क्या हो रहा है, बार बार अपना प्रोडक्ट ही चेंज कर रहे हैं, या अलग अलग तरह का प्रोडक्ट बार बार बनाते जा रहे हैं, तो क्या स्टैंडर्ड बनाएंगे आप, स्टैंडर्ड बनाए या फिर अलग प्रोडक्ट बनाने लग गए, तो क्या हुआ, स्टैंडर्ड जो बनाए तो स्टैंडर्ड बनाना भी इतना आराम से थोड़ा बन जाएगा, टेक्निकल चीज है ये, इसमें टेक्निकल एक्सपर्ट लोग होते हैं वो बनाते हैं स्टैंडर्ड। ठीक है, तो बार बार आपका क्या होगा, खर्च ही बैठ जाएगा, तो इसीलिए जहाँ एक ही तरह का प्रोडक्शन वाला चीज होता है वहां पे कहीं और भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन क्या होगा, आपको खर्चीला पड़ेगा फिर। ठीक है, गुड इवनिंग मुकेश, आप अभी आए हैं, बताइए तो मुकेश, कोई डाउट है आपको, कहीं कुछ पूछना है? कोई डाउट है मुकेश आपको? लगता है, ठीक है, आवाज नहीं पहुंच रहा है या उनका, ठीक है, देखिए फिर क्या है, तो इसी तरह एग्जांपल से वो सब देखिए। फिर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और हिस्टोरिकल कॉस्टिंग का भी डिफरेंस है। देखिए हिस्टोरिकल कॉस्टिंग क्या होता है, जो एक्चुअल आपका लग गया है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और उसमें अंतर क्या हुआ, हिस्टोरिकल में तो जब हम लोग का रिकॉर्ड जैसा होता है, जिस तरह से हम लोग करते आ रहे हैं ना, उसमें तो कोई कंट्रोल हम लोग थोड़ी करते, जितना हुआ चलो उसको रिकॉर्ड कर दो। ठीक है, तो एक्चुअल कॉस्ट वहाँ यहाँ एक्चुअल कॉस्ट कंसीडर होता है, जबकि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में हम लोग देखे क्या होता है, वहाँ हम लोग तो तय करते हैं स्टैंडर्ड, ठीक है, उसके बेसिस पर हम लोग फिर खर्चों को, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का आगे काम चलता है। और एक एस्टिमेटेड कॉस्ट भी लिखा हुआ, उससे भी डिफरेंस बताया, बस स्टैंडर्ड कॉस्ट और एस्टिमेटेड कॉस्ट का डिफरेंस। ठीक है, तो स्टैंडर्ड कॉस्ट और एस्टिमेटेड कॉस्ट में क्या डिफरेंस है, ठीक है, उसमें बस हम लोग अपने मन से बोल देते हैं, ये तो कोई भी बोल देगा, हमको लगता है ऐसा होगा, मटेरियल का प्राइस बढ़ेगा, इतना होगा, तो ये क्या है, ये होगा ऐसा वैसा, ये क्या है, एस्टिमेटेड वाला बात कर रहे हैं हम। ठीक है, जबकि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में अभी हम लोग बताए, डिस्कस किए क्या, टेक्निकल चीज है ये, जो होगा होगा में नहीं करते हैं, बाकी सब चीजों को कंसीडर करके और एक्सपर्ट लेवल पे इसको डिसाइड किया जाता है इस चीज को। ठीक है, क्योंकि ये भी क्या है, एक तरह का स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है, तो इसमें जो हम लोग तय करते हैं उसके लिए हमको एक्सपर्ट लेवल का नॉलेज या एक्सपर्ट का जरूरत है। ठीक है, तो एस्टिमेटेड में तो बस इतना होगा ऐसे सोचते हैं। ठीक है, अब देखिए एडवांटेजेस है,
ठीक है, एडवांटेजेस में देखिए क्या है, एडवांटेज क्या होगा, आप स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मतलब आप तय कर लिए स्टैंडर्ड, तो बताइए आपको फायदा होगा कि नहीं। जैसे अगर हम तय करते हैं कि हमको आज पढ़ाना है और हमको आज ये कवर करना है, तब ना वो चीज हम कर पाते। तय ही नहीं करेंगे, सीधे आ जाएंगे, बोलेंगे चलो क्लास स्टार्ट करते हैं, या क्लास में हम सीधे चले जाएंगे, एंटर कर जाएंगे, और मेरा कोई प्रिपरेशन ही नहीं है, कोई सोचे ही नहीं है। तो बताइए उस समय अच्छा होगा कि हम अपना तैयारी करके अपना मतलब स्टैंडर्ड सेट करके जाएंगे कि ऐसे ये कराना है, बताना है, कब अच्छा होगा। सर पहले से ही सेट करना। हाँ वेरी गुड, तो प्लानिंग है ना, मतलब प्लानिंग पहले से होता है तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि क्लास है ना, तो क्लास में वो है। वैसे ही बिजनेस है, तो बिजनेस में भी अगर प्लानिंग हो गया, प्लानिंग इन द फॉर्म दैट वी आर सेटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर द कॉस्ट वी आर लाइकली टू इनकर, है ना, कि हमको ये कॉस्ट जो इनकर करना है उसके लिए हम पहले से ही प्लान कर लेते हैं। ठीक है, अपना स्टैंडर्ड सेट कर लेते हैं। ठीक है, मतलब अपना एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ परफॉर्मेंस तय कर लेते हैं, तो क्या होगा, हमारे लिए एक बेंचमार्क हम स्टैब्लिश करते हैं। बेंचमार्क मतलब कि ये लेवल तो होना चाहिए हमारा, है ना। तब ना नहीं हम लोग अचीव कर पाते हैं तो सोचते हैं कि नहीं कहाँ कमी रह गया, निकालो उसको और फिर करो। उसी तरह आप लोग का एग्जाम है, तो आप लोग अभी प्रिपेयर कर रहे होंगे, आपको कोई डिस्ट्रैक्ट करना भी चाहेगा ना, तो बहुत कम चांस है कोई कर पाएगा, क्योंकि आपको पता है टाइम अभी नहीं है। ठीक है, तो आप क्या किए, आप अपने लिए स्टैंडर्ड बना लिए, आप कुछ भी हो जाए, कोई बोले चलो घूम के आते हैं, ये चाहे आप सोचोगे 5 मिनट से ज्यादा हम बाहर घुस जाएंगे ही नहीं आप। ठीक है, इसीलिए देखिए आज क्लास है लेकिन कुछ लोग नहीं आए, उनका प्रिपरेशन नहीं हो रहा होगा, तो क्या नहीं हुआ होगा, तो क्या सोच रहे होंगे कि चलो वीडियो आ जाएगा, हम लोग का प्रिपरेशन ही नहीं है तो हम लोग करते हैं, पढ़ाई करते हैं, है ना, कुछ लोगों का, बाकी लोग का कोई और भी रीजन हो सकता है। ठीक है, तो बेंचमार्क बनाने से क्या होता है, बिजनेस को भी फायदा होता है। और क्या फायदा होता है, देखिए हम पहले से अपना कॉस्ट एस्टिमेट किए हुए हैं कि मेरा इतना कॉस्ट लग जाएगा, तब ना हमको पता चलेगा हम इतना में रोक लेंगे तो हमको इतना प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट का अगर हम थोड़ा अनुमान लगा लेते हैं तो क्या होता है, प्रॉफिट का हम कितना पोर्शन इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है, और कितना पोर्शन हम अपना आगे का बिजनेस का स्कोप बढ़ाने में लगाएंगे, या कितना पैसा हम अपना रिजर्व में डालेंगे, ये सब तय होता है तब ना हम लोग क्या करते हैं, आगे अपना लाइफ को बढ़ाते हैं। बिजनेस के केस में बिजनेस बढ़ता है। हम लोग भी तो यही करते हैं ना कि कुछ पैसा जैसे सेव कर लिए, कुछ इतना पैसा खर्च होगा, ठीक है, इतना पैसा मान लेते हैं किसी का हेल्थ में लग जाएगा, ठीक है, कुछ पैसों का हम लोग मान लेते हैं एंटरटेनमेंट करेंगे या घूमेंगे। तो ये सब क्या है, ये सभी क्या है, प्लानिंग ही चल रहा है। उसी तरह बिजनेस में स्टैंडर्ड कॉस्ट जब यूज करते हैं तो वो भी क्या हुआ, हम आगे का प्लानिंग करके सोचते हैं। तो जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है हमारा ये एडवांटेज देता है। देखिए एक और अच्छा एग्जाम एडवांटेज है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन क्या हुआ कि हम लोग सिर्फ अपना ध्यान जरूरी चीजों पर ही फोकस करेंगे। ठीक है, जब तक कहीं और ध्यान करना एकदम जरूरी ना हो जाए। मतलब क्या हुआ, आपका स्टैंडर्ड बन गया, तो अब आप तो ऑलरेडी एक तरह से क्या काम करना है, अलग अलग डिपार्टमेंट को पता है क्या काम करना है, या जो लोग इन्वॉल्व हैं उनको पता है क्या काम करना है। ठीक है, तो अब मैनेजमेंट वहां ध्यान नहीं देगी। हाँ, अगर वो लोग नहीं अचीव करते हैं टारगेट, या कुछ और ऐसा बात होता है जो कि बिजनेस के लिए सही नहीं है, तब वो लोग यहाँ ध्यान देंगे। तो स्टैंडर्ड सेट कर देने से क्या, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन भी हो गया, है ना, कि हम लोग को कुछ इंपॉर्टेंट चीजों पर ही ध्यान देना है। फिर फॉर्मुलेशन ऑफ प्रोडक्शन एंड प्राइस पॉलिसी, तो नीति तो बनाते ही हम लोग, है ना, कॉस्ट कंट्रोल कर सकते हैं, वेस्टेज को कम कर सकते हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड बनाए हैं तो हम कोशिश करेंगे कि ठीक से चले। ठीक है, तो ये एडवांटेज हो गया, कुछ कुछ और है, एफिशिएंसी को बढ़ाता है। डिसएडवांटेज में देखिए अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड्स। ये अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड क्या होता है, हम प्लान किए, है ना, कि हम बहुत ही अच्छे से पढ़ाई करेंगे, है ना, 10 घंटा पढ़ेंगे, अब बताइए पढ़ने का आदत ही नहीं है, 10 घंटा बहुत कम चांस है कि 10 घंटा को अचीव करेंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, क्योंकि आप टाइम लगेगा तो ठीक है, 1 घंटा कम से कम, ठीक है। देखिए, ठीक है, तो ये अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड क्या हो गया, जब ज्यादा ही स्टैंडर्ड, तो बिजनेस अगर अपना स्टैंडर्ड बना ली, ठीक है, अपना जो अभी मार्केट में है भी नहीं, बोलती है वो प्राइस हम मटेरियल को अचीव करेंगे, मान लेते हैं 100 रुपीज में, है ना,
ठीक है, 100 रुपीज पर केजी में, जबकि मार्केट में 200 से नीचे में मिलता ही नहीं है। तो क्या है, ये अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड फिर सेट हो रहा है, इस तरह का बोल सकते हैं, क्योंकि वो अवेलेबल ही नहीं है, तो कैसे आप लिख रहे हैं 100 में आप कर लेंगे। ठीक है, तो अनरियलिस्टिक क्या होता है, जब आपको अचीव करने में बहुत ही कठिनाई या नामुमकिन जैसा हो जाए, तो वो क्या हो गया, अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड। ऐसा स्टैंडर्ड बनाने से क्या होगा, ज्यादा चांस है कि आप काम ही नहीं फिर करोगे, है ना, बोलोगे कि नहीं हम तो अचीव ही नहीं कर पाते हैं, हम ठीक नहीं है। जबकि ठीक आप नहीं, एक्चुअल में क्या नहीं था ठीक, आपका प्लानिंग ठीक नहीं था, जो स्टैंडर्ड आप बनाइए वो ठीक नहीं था। ठीक है, फिर देखिए फ्रीक्वेंट रिवीजन ऑफ स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड का एक दिक्कत ये है, ये बार बार ये चेंज होता है। देखिए ये असल में डिसएडवांटेज में लिखा है, पर यही एडवांटेज में भी हो सकता है ना, कि फ्लेक्सिबल अप्रोच क्या बोलता है कि चेंज करें हम जब जहां जहां रिक्वायरमेंट आए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हमको लगता है कि हम बाद में पता चला, इसको एडवांटेज में भी आप लिख सकते हैं कि जैसे ही हमको लगता है हम कम अ, कम खर्च, हम ज़्यादा ही अपना खर्च सेट कर लिए स्टैंडर्ड का, वो तो कम में भी हो जाता, तो आप चेंज कर लीजिए स्टैंडर्ड। तो ये प्लस में भी लिख सकते हैं, और नेगेटिव में भी कैसे लिख सकते हैं कि चेंज करना पड़ता है, तो करना पड़ता है इसलिए नेगेटिव इसको बोला जा रहा है ना। तो दोनों में ही आप इसको यूज कर सकते थे, जब भी कुछ भी हम चेंज करेंगे तो आगे का भी इफेक्ट पड़ेगा, वो प्रॉफिट पे भी पड़ेगा, है ना, पड़ेगा कि नहीं बताइए, टोटल प्रॉफिट पे भी असर पड़ेगा ना, बार बार स्टैंडर्ड चेंज होगा तो जितना आप सोचे थे वो प्रॉफिट भी ऊपर नीचे होगा। क्लियर है, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, हाँ, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट ऊपर नीचे होने लग जाएगा, तो उसके कारण मतलब बाकी भी जो आप स्टैंडर्ड सेट किए हैं उस पे भी असर डालेगा, क्योंकि एक चीज चेंज होता है जहां, तो बाकी सब चीज भी इंटरलिंक्ड है ना, तो वो भी चेंज होने लगेंगी। फिर देखिए डिफिकल्टी इन फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। स्टैंडर्ड में आप ये नहीं बोल सकते इसका इनका गलती के कारण, इनका गलती के कारण, तो जहां आप ये नहीं बोल सकते हैं वहां पे क्या है, आप फिर जहाँ अनकंट्रोलेबल चीजें हैं, ठीक है, वहां आप रिस्पॉन्सिबिलिटी तो वैसे भी नहीं फिक्स कर सकते हैं। ठीक है, तो उस केस में क्या है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं फिक्स कर पा रहे हैं, तो ये नहीं फिक्स कर पा रहे हैं, इसलिए क्या बोल दिया जा रहा है, डिसएडवांटेज। ठीक है, लैक ऑफ कोऑपरेशन, नॉट सुटेबल फॉर स्मॉल फर्म्स। अगर कोऑपरेशन सारे डिपार्टमेंट का जो भी इन्वॉल्व हैं वो अगर आपस में झगड़ा किए हुए हैं, तो फिर क्या स्टैंडर्ड कहाँ से मीट होगा, तो झगड़ा किए हुए हैं तो टाइम ही वेस्ट होने वाला है फिर तो। ठीक है, नॉट सुटेबल फॉर स्मॉल फर्म्स, स्मॉल फर्म्स के लिए सुटेबल नहीं है, क्यों, क्योंकि कॉस्टली हो जाएगा, और स्मॉल फर्म्स तो वैसे भी उनपे तो क्या है, वैसे उनका तो कम ही प्रॉफिट इन कंपैरिजन टू लार्जर वंस। ठीक है, उनका तो कम ही प्रॉफिट रहता है ना, तो वो क्या सोचेंगे, अगर वो क्यों इम्प्लीमेंट करें, है ना, क्योंकि उनको वैसा फायदा नहीं है। ठीक है, चलिए फिर डिफिकल्टी इन सेटिंग अप स्टैंडर्ड भी जैसे लास्ट में लिखा हुआ है, और फिर नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ नॉन स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स। स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स जहां नहीं है, मतलब वही होमोजेनस प्रोडक्ट नहीं है, एक जैसे प्रोडक्ट नहीं है, वहां तो आप वैसे भी सेट करने में आपको दिक्कत होगा, जैसे हम लोग डिस्कस कर लिए। फिर काइंड्स ऑफ स्टैंडर्ड लिखा हुआ, बोलिए एडवांटेज डिसएडवांटेज क्लियर है सबको। यस सर। ठीक है, अब देखिए काइंड्स ऑफ स्टैंडर्ड, हाँ, देखिए काइंड्स या टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड्स। ठीक है, अब ये क्या है समझिए इसको, देखिए सबसे पहला जैसे बोला गया है करंट स्टैंडर्ड। करंट स्टैंडर्ड क्या हुआ, जो इस बार के लिए हम स्टैंडर्ड सेट किए उसी को क्या बोलेंगे, करंट स्टैंडर्ड। ठीक है, सेकंड देखिए आइडियल स्टैंडर्ड। आइडियल स्टैंडर्ड क्या होता है, सब चीजें जब सही रहेंगी, ठीक है, सब चीजें सही रहेंगी तो ये हमारा स्टैंडर्ड है। ठीक है, मतलब अगर कोई दिक्कत नहीं आएगा प्रोडक्शन में, तो जैसे बोल रहे हैं हम कि हम दिन में 10 घंटे बिना रुके काम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगा, तब का ये बात है, तो इसीलिए क्या बोले आइडियल। किसी किसको नहीं बोलते आइडियल पर्सनालिटी है एकदम, मतलब क्या आदर्श आदमी है। ठीक है, आदर्श व्यक्ति है, मतलब क्या है, उसका आपको डिमेरिट जल्दी नहीं मिलता है। ठीक है, तो मतलब वो क्या है, वो अंदर से आ, उनका कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं चलता है, क्योंकि आदमी गड़बड़ कब करता है, अंदर में कॉन्फ्लिक्ट चलता है, द्वंद में होता है, कंफ्यूजन होता है, तो गड़बड़। तो उसी तरह बिजनेस में आइडियल स्टैंडर्ड क्या हुआ, बिजनेस को कोई चीज रोके नहीं, सब चीज क्या है स्मूथ चल रहा है, जबकि ऐसा तो जल्दी होता नहीं है, कभी स्ट्राइक होता है, कभी लाइट का फेलियर होता है, कभी मशीन खराब होता है। ठीक है, तो अलग अलग चीजें हैं, तो ये हो गया आइडियल स्टैंडर्ड, ये मान के चलता है कि सब चीजें जब सही होंगी तब हमारा स्टैंडर्ड क्या होगा। ठीक है, जैसे करंट स्टैंडर्ड मान लेते हैं, अभी का स्टैंडर्ड है कि हम लोग को 7 घंटा मेरा ये है काम करना है।
ठीक है 7 आवर्स, ये करंट स्टैंडर्ड है। आइडियल स्टैंडर्ड क्या हो गया कि नहीं सब चीज से नहीं लेंगे तो 10। एक्सपेक्टेड क्या हुआ, एक्सपेक्टेड के लिए बोला गया है कि अभी का जो एक्सपेक्टेड कंडीशंस है उसके हिसाब से जो स्टैंडर्ड। इसी तरह अलग अलग स्टैंडर्ड देखिए फिर 4 में क्या है, बेसिक। बेसिक स्टैंडर्ड, बेसिक का अलग अलग नाम दिया हुआ है बुक में। हाँ क्या है, अलग अलग नाम है। क्या लिखा है, बोगी, BOGEY, बोगी स्टैंडर्ड या फिक्स स्टैंडर्ड या स्टैटिक। ठीक है स्टैटिक स्टैंडर्ड, तो आप लोग भी लिख लीजिएगा जिसका भी अलग अलग नाम है, क्योंकि क्वेश्चन में 1 मार्क्स का आएगा तो आपको इजी रहेगा। देखिए बुक में लिखा हुआ है बोगी स्टैंडर्ड या फिक्स स्टैंडर्ड या स्टैटिक। ठीक है ना, हाँ स्टैटिक। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा बेसिक। बेसिक क्या हो गया, जो कि एक एक आप फिक्स करके रखे हुए हो लंबे समय तक। ठीक है, फिर नॉर्मल स्टैंडर्ड। नॉर्मल स्टैंडर्ड क्या है, लिखा हुआ है दीज आर एवरेज स्टैंडर्ड। एवरेज स्टैंडर्ड है जो कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग के लिए यूज होता है। तो फिफ्थ है नॉर्मल स्टैंडर्ड, तो ये जो लंबे समय के लिए आप यूज करेंगे। ठीक है, एवरेज स्टैंडर्ड उसी को क्या बोल रहे हैं, नॉर्मल। फिर लैक्स या लूज स्टैंडर्ड है, जब स्टैंडर्ड्स को हम लोग नीचे लेवल में सेट करते हैं। ठीक है, बिलो सेट करते हैं बिलो एफिशिएंसी लेवल, ताकि हमारा फेवरेबल रहे आगे। जैसे म- मान लेते हैं हमको पढ़ने का मन ही नहीं है ना, हम पढ़ते ही नहीं, तो हम क्या सोचे कि चलो अमित तुम आधा घंटा पढ़ लेगा ना पूरा 24 घंटा में, तो क्या है तुम बहुत अच्छा किया। तो ये क्या हुआ, स्टैंडर्ड ही लूज सेट किए हुए हैं। किस लिए, कि हम अपने आप को ये शो कर सके कि हम अच्छा एफिशिएंट एफिशिएंसी से काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हुआ, लैक्स या लूज स्टैंडर्ड। क्यों, क्योंकि लूज बनाया ना, क्या है 30 मिनट्स रखे पूरा 24 घंटा में, तो ये तो बहुत कम करके रखे हैं, लेकिन उतना भी करके रखे हैं कि हमको अच्छा लगे कि चलो पढ़ते रहिए तो ठीक है। तो ये कंपैरिजन हुआ विद इन, मतलब अपने से ही कंपैरिजन हुआ कि चलो कुछ नहीं करने से कुछ बेटर है। लेकिन बिजनेस में तो ऐसा नहीं चलेगा ना, कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है, आपको क्या बोलते हैं, वॉर्स फुटिंग पर, युद्ध स्तर पे काम करना होता है। और ऐसा लाइफ में भी यही है, जितना जबरदस्त मेहनत करेंगे उतना अच्छा होगा। ठीक है, तो जो नहीं करते हैं दिक्कत होता है उनको बाद में। क्यों, मार्क्स या परसेंटेज के कारण नहीं, मेहनत नहीं, मेहनत का आदत नहीं आया। मेहनत का आदत करने के लिए मेहनत करना चाहिए। ठीक है, नहीं तो हम लोग क्या होता है फिर काम से जी चुराते हैं कभी कभी, लेकिन होता है हम लोग भी लेजी पड़ते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, लेकिन अपना ये टेंडेंसी रखिए कि हमको इसका आदत पड़ाना है अपने आप को, ताकि कोई भी लाइफ में फिर कुछ ऐसा आए जहाँ मेहनत का जरूरत हो तो वहाँ मेहनत कर पाए। तो आदत होता है जिसका, वो ना कर पाएगा, आदत ही नहीं है तो कितना भी चाहेगा ना, तो लेकिन आदत नहीं है तो वो आगे बढ़ नहीं पाते हैं फिर। ठीक है, चलिए, ज्यादा चांस क्या है, हम मेहनत पे अपना ध्यान दें। फिर नेक्स्ट है क्या, देखिए रिवाइज स्टैंडर्ड। रिवाइज स्टैंडर्ड क्या हुआ, जो कि हम चेंज कर दिए चेंजिंग कंडीशन के साथ, है ना। तो वो क्या हो गया हमारा रिवाइज स्टैंडर्ड, सातवां है हमारा रिवाइज स्टैंडर्ड। ठीक है, ठीक है, सेवेंथ है रिवाइज्ड, और लास्ट है हिस्टोरिकल स्टैंडर्ड्स। ठीक है, हिस्टोरिकल स्टैंडर्ड क्या हो गया, जैसे अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे ना, हिस्टोरिकल कॉस्टिंग जैसा, है ना। तो हिस्टोरिकल स्टैंडर्ड एवरेज स्टैंडर्ड है जो हम पहले अचीव कर चुके हैं, तो उसी के बेसिस पर जो, मतलब मान लेते हैं पिछले 10 साल में मेरा ये स्टैंडर्ड है। ठीक है, एक जन है वो लाए अलग अलग परसेंट, 80%, 90%। ठीक है, फिर 70% हो गया, फिर मान लेते हैं खराब हो गया थोड़ा 50% में आ गए। तो जितना भी ये सबको एक साथ प्लस कर दीजिए, डिवाइडेड बाई 10 कर दीजिए, तो क्या आ जाता है, एवरेज आ जाता है। तो एवरेज रेट के बेसिस पे जो हम लोग तय कर लिए, तो हिस्टोरिकल स्टैंडर्ड आ गया। क्लियर सबको टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड। यस सर। Yes, sir. ठीक है, ये सब क्या है, हाँ ये सब क्या है, अलग अलग बस नाम है ना, ये क्या है, अलग अलग नाम है। करंट स्टैंडर्ड ये हो गया, आइडियल स्टैंडर्ड ये हो गया, एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड ये हो गया, बेसिक स्टैंडर्ड ये हो गया। ठीक है, रिवाइज हो गया, हिस्टोरिकल हो गया, मतलब क्या है, बस अलग अलग स्टैंडर्ड का नाम दिया हुआ है। चलिए, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे में देखिए क्या है, इसके बाद जो है सेटिंग ऑफ स्टैंडर्ड। तो क्या सेटिंग ऑफ स्टैंडर्ड में है, हम लोग किसके किसके लिए सेट कर लेते हैं। ठीक है, तो बोला गया पहला कि स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर डायरेक्ट मटेरियल, तो डायरेक्ट मटेरियल के लिए जो पढ़ेंगे हम लोग देखे भी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में। फिर डायरेक्ट स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर डायरेक्ट लेबर,
फिर क्या ओवरहेड, ठीक है। तो ये सब तो हम लोग डिस्कस किए। फिर स्टेप्स क्या ले सकते हैं आप इंट्रोड्यूस करने के लिए स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम को एक फैक्ट्री में, ठीक है, जो नेक्स्ट लिखा हुआ है। तो क्या आप करेंगे, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग किस पे काम करता है, एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट पर। तो मटेरियल कितना है डायरेक्ट वाला, लेबर कितना है डायरेक्ट, ओवरहेड्स कितना है, पहले तो वो देखिए आप, ठीक है। तो उसके लिए स्टैंडर्ड्स आपको सेट करिए सबके लिए कि इसका इतना रुपया, इसका इतना इतना स्टैंडर्ड कॉस्ट होगा मटेरियल का, लेबर का, इसका। फिर टाइप ऑफ स्टैंडर्ड देखिए, कौन सा स्टैंडर्ड, जैसे जो अभी हम लोग कवर किए, ये कौन सा टाइप है, तो ये करंट वाला है, ये बेसिक है, नॉर्मल है, जैसा, ठीक है। फिर स्टडी ऑफ टेक्निकल एस्पेक्ट लिखा हुआ है, ठीक है, कि किस तरह से हम लोग का प्रोडक्शन होता है उसको हम लोग देखेंगे। ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट देखेंगे, तो ऑर्गेनाइजेशन का जो चार्ट होता है ना, ऊपर डायरेक्टर, मैनेजर, इस तरह का जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स पे रहता है। फिर रिव्यू ऑफ एग्जिस्टिंग कॉस्टिंग एंड बजटरी कंट्रोल सिस्टम, अभी का सिस्टम को देखेंगे। फिर एनलिस्टिंग कोऑपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव्स, जिसमें एग्जीक्यूटिव्स फिर देखेंगे। फिर ट्रेन करेंगे अपने स्टाफ को, मैनुअल प्रिपेयर करेंगे, लेबर और मशीन ऑपरेशंस को हम लोग देखेंगे, स्टडी करेंगे, और मार्केट कंडीशंस और ट्रेंड ऑफ प्राइसेस को भी स्टडी करेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया किस तरह से फैक्ट्री में आता है। ये इंपॉर्टेंट नहीं बोल सकते, लेकिन इसको आप बस एक बार देख लीजिए कि क्या क्या काम करना रहता है ना, कुछ ही आप देख लेंगे, ठीक है, और बस समझ लीजिए कि कैसे सेट होता है। तो इस तरह से मेनली स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो तो आपको भेज ही दिए हैं, ठीक है। लेकिन पढ़ के सब रखना चाहिए, क्या पता क्या है ना। इसीलिए कॉन्सेप्ट होगा तो आप तो कुछ भी लिख सकते हैं, फिर तो कॉन्सेप्ट मेनली पे जाए, मेन पे जाइए, है ना। फिर देखिए वेरिएंस एनालिसिस है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको भेजे भी होंगे वेरिएंस एनालिसिस ना। देखिए वेरिएंस एनालिसिस सिंपल में समझ लीजिए। वेरिएंस, वेरिएंस का मतलब क्या होता है, क्या अंतर आया है ना, मतलब डिफरेंस, किस में डिफरेंस, एक्चुअल और स्टैंडर्ड में। क्लियर हो गया सबको, जो हम स्टैंडर्ड बनाए और जो एक्चुअल रहा, इसी का डिफरेंस को क्या बोलते हैं, वेरिएंस। इसी को जब हम लोग एनालाइज करते हैं, समझते हैं भाई ऐसा हुआ क्यों, जो डिफरेंस आया, तो उसी को क्या बोलते हैं, एनालिसिस बोलते हैं। क्लियर हो गया सबको, बोलिए क्लियर है, यस सर। ठीक यस है। भाई। तो हाँ, किस किस एरिया में ये होता है, तो हम लोग देखे, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, ओवरहेड, मेनली मेनली क्योंकि प्रोडक्शन और प्रोडक्शन कॉस्ट पे ही स्टैंडर्ड कॉस्टिंग होता है, ऐसे सेल्स भी है, प्रॉफिट भी है, लेकिन मेनली इनसे ही कनेक्टेड है। अब देखिए, अगर जैसा हम लोग देखे, अगर क्या हो सकता है, फेवरेबल भी हो सकता है और अनफेवरेबल भी हो सकता है। फेवरेबल में क्या होता है, सेल्स और प्रॉफिट के केस में जब एक्चुअल हमारा क्या हो, ज्यादा हो, तो उसको क्या बोलते हैं, फेवरेबल। क्लियर है ना सबको, बोलिए क्लियर है, यस क्लियर सर। सर। ठीक है। तो फेवरेबल हो गया इसमें, और अनफेवरेबल तो आप समझ गए, जब इसका उल्टा। और फेवरेबल होता है किसके लिए, इधर स्पेस है मेरा, अच्छा इधर ही लिख देते हैं, देखिए। और जब बात हो कॉस्ट का, मतलब मटेरियल का या लेबर का, तो उस केस में फेवरेबल कॉस्ट है, क्योंकि तो हम लोग डिस्कस भी किए इसको शुरू में ही। कब फेवरेबल है, जब स्टैंडर्ड ज्यादा हो जाए एक्चुअल से, क्योंकि कॉस्ट का जब भी बात आएगा तो एक्चुअल तो कम होना चाहिए, तभी आपके लिए अच्छा है। क्लियर है, और अनफेवरेबल उल्टा कंडीशन में। क्लियर है ना सबको, यस सर। ठीक है। यस। फिर हाँ, ठीक है। देखिए अब फिर एक टॉपिक दिया हुआ है, कंट्रोलेबल एंड अनकंट्रोलेबल वेरिएंसेस। तो कंट्रोलेबल वेरिएंस क्या होता है, जिसको कंट्रोल कर सके, ठीक है। जी, क्या कंट्रोल कर सकते हैं कि ज्यादा वेस्ट ना हो हमारा, मतलब क्वांटिटी को आप कंट्रोल कर सकते हैं, अगर वहां आप अच्छा से काम नहीं किए। देखिए, जब हम खाना बनाना शुरू में सीख रहे थे, तो ना हम आटा लेते थे थोड़ा, जितना खाना रहे, और होता क्या था, पानी ज्यादा मिला देते थे। तो बताइए, फिर से आटा डालना पड़ रहा है हमको, फिर भी नहीं होता था, इतना पानी चला जाता था, और आटा तो बनाना था एक टाइम का, बन गया क्या, और तो क्या हो गया, वेस्ट, है ना। तो वेस्टेज, तो क्या हुआ, जब हम लोग उस लेवल ऑफ उतना एक्सपर्ट नहीं रहते हैं, तो क्या होता है, हम लोग वेस्ट करते हैं ज्यादा चीजों को। तो इसको रोका जा सकता है, इसीलिए क्या बोला गया, कंट्रोलेबल। तो जब आप रोक सकते हैं वेस्ट होने से, तो उस चीज को क्या बोलते हैं हम लोग, कंट्रोलेबल, है ना। उस चीज को जो अगर कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन इनएफिशिएंसी के कारण, सही से काम नहीं करने के कारण अगर कंट्रोल नहीं हुआ है, तो वो कंट्रोलेबल में आता है। और अनकंट्रोलेबल क्या हुआ, मार्केट में प्राइस बढ़ गया मटेरियल का, बताइए ये आपके कंट्रोल में था,
बोलिए। नो सर। नहीं ना, तो ये ऐसे फैक्टर को क्या बोला जाता है? अनकंट्रोलेबल। ठीक है, अनकंट्रोलेबल वेरिएंस। तो रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ गया, लेबर का प्राइस बढ़ गया, ठीक है, जिसमें आप कुछ नहीं कर सकते थे, तो ये हो गया। अच्छा, तो यही कंट्रोलेबल में लेबर का एक एग्जांपल देते हैं। लेबर लेबर का एग्जांपल में कैसे कर सकते हैं? लेबर अगर काम नहीं करते हैं, है ना, तो वेस्ट कर देते हैं टाइम, तो क्या हो गया? ये कंट्रोलेबल था, लेकिन मैनेजर ध्यान नहीं दिए, तो उसके कारण क्या हुआ? ज्यादा टाइम वेस्ट हुआ। तो ये कंट्रोलेबल है वेरिएंस। ठीक है, क्लियर हो गया सबको? बोलिए। यस यस सर। सर। यस सर। एक बार जरूर, हाँ, एक बार जरूर बुक से इसको रीड भी कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ वेरिएंसेस है कि किस किस भाग में इसको बांटा गया है। तो तो जैसा हम लोग देखे भी हैं, ठीक है, क्लासिफिकेशन में किस किस भाग में बांटा गया है? पहला, ठीक है, क्या है? डायरेक्ट मटेरियल वेरिएंस, फिर डायरेक्ट लेबर वेरिएंस, फिर ओवरहेड्स वेरिएंस, ओवरहेड्स कॉस्ट वेरिएंस, ठीक है, और बाद में क्या है? सेल्स या प्रॉफिट्स वेरिएंसेस। ठीक है, तो इसमें मेनली आपके सिलेबस में जो है क्या है? मटेरियल और लेबर डायरेक्टली लिखा गया है कि मटेरियल और लेबर। ठीक है, तो मेनली आपके लिए ये है, जिसमें हम लोग पहले भी देखे वीडियो में भी कि मटेरियल के जैसा ही है लेबर, बस एक आइडियल वाला छोड़ के, तो इसका वो तो वीडियो ही है एक, है ना, इसमें इसको बताया गया है। बोलिए, क्लियर हो गया अब? यस सर। यस सर। यस क्लियर है? ठीक है, तो इसमें इन सब में करते क्या है? हम लोग कंपैरिजन करते हैं, किसका बीच में? स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट के बीच में कंपैरिजन होता है, चाहे वो मटेरियल हो, चाहे लेबर हो, चाहे वो ये हो। ठीक है, ओवरहेड कॉस्ट, और इसमें तो सेल्स या प्रॉफिट है, तो इसका जो भी इसके अंडर जो आता है वो। तो थ्योरी के लिए लेकिन आप चारों पढ़िए, प्रैक्टिकल के लिए मेनली ये देखिए। थ्योरी के लिए कम से कम इसके अंदर कौन कौन सा वेरिएंस है उसका नाम अगर याद कर सके तो लास्ट में, अभी नहीं। ठीक है, अगर कर सके तो ये कर लेना चाहिए कि अगर थ्योरी वाला जैसे आए ना, तो हम इसको लिख देंगे, इवन ओवरहेड का भी लिख देंगे कुछ, और इसका सेल्स और प्रॉफिट का भी जो इसके अंडर आता है, 5-6 पॉइंट्स जो भी है वो हम लिखते हैं। ठीक है, ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा भी कर देंगे तो काफी है। जैसे इसमें क्या है? एक वेरिएबल आता है और एक फिक्स्ड आता है, तो इसके बारे में भी लिख दिए थोड़ा हम। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा, और मटेरियल का तो हम लोग मेन पॉइंट इसका कर ही रहे हैं, तो इसके बारे में अच्छा से कर लिए। ठीक है, क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, अब आइए बजट, बजट में भी, हाँ, बजट। ठीक है, चलिए बजट वाले चैप्टर में आते हैं हम लोग। ठीक है, बजट वाले में आ जाइए सर। चलिए आगे। बिजनेस बजटिंग में आगे सब। यस सर। बाकी लोग भी बोलिए। यस यस सर आगे। ठीक है, चलिए बिजनेस बजटिंग हम लोग अब देखते हैं। हाँ, देखिए, बिजनेस बजटिंग है ना, इसमें क्या है, क्या बताया जा रहा है कि हमारा जो बजट हम तैयार कर रहे हैं ना, उसके बारे में मेनली। तो हम लोग जानते हैं बजट क्या हो जाता है। हम लोग जब रुपीस टर्म्स में बनाते हैं अपना खर्चा और जो हमारा इनकम होगा उसको देखते हैं, ठीक है, रिटर्न फॉर्म में, ठीक है, रुपी फॉर्म में या मॉनिटरी फॉर्म में जब उसको हम बनाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? बजट। ठीक है, तो इसका बजट, बजट में आपको क्वेश्चन भी लिखवा देते हैं ना, इसका तब ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, देखिए, तो बजट में एक्ट ऑफ प्रिपेयरिंग बजट, उसको क्या बोला जाता है? बजटिंग। नेक्स्ट पेज में देखिए, एक्ट ऑफ प्रिपेयरिंग बजट इज कॉल्ड बजटिंग। ठीक है, तो उसको बनाते हैं जो बजटिंग हो गया।
और एक और है, इसमें डिफरेंस बताया गया है एस्टिमेट, फोरकास्ट और बजट में। ठीक है, तो एस्टिमेट, ठीक है, देखिए बिजनेस बजटिंग हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, देखिए पहला हो गया क्या, एस्टिमेट। एस्टिमेट क्या हो गया, अनुमान, सिंपल में हम बता दे रहे हैं, हाँ आप वहां से रीड भी कर लीजिएगा, जो अनुमान हम लोग लगाते हैं। फोरकास्ट क्या हो गया, कि हम लोग जो अनुमान लगा रहे हैं इसका असर, असर क्या होगा, मतलब थोड़ा आगे का भी सोच लेना। ठीक है, वो कि मटेरियल का जैसे प्राइस बढ़ जाएगा तो कितना बढ़ जाएगा, इस तरह का जब हम लोग सोचने लगते हैं। यहाँ तो बस अनुमान की प्राइस बढ़ जाएगा, यहाँ पे बढ़ जाएगा, कितना बढ़ जाएगा, उसका क्या असर पड़ेगा, ऐसा ये फोरकास्ट। बजट, जब इसी चीज को हम लोग लिखित रूप में करते हैं तो उसको क्या बोलने लग जाते हैं, बजट। ठीक है, लिखित फॉर्म में, ठीक है, रिटर्न में, तो वो क्या कहलाता है, बजट। ठीक है, फोरकास्ट को जितना भी हम लोग फोरकास्ट कर रहे हैं, ठीक है, बजट हो गया। अब देखिए इसमें फिर डिफरेंस है वो फोरकास्ट और बजट में, तो उसको भी आप देखिएगा, है ना, कुछ पॉइंट्स देख लीजिएगा। फिर पर्पस या ऑब्जेक्टिव या फंक्शनिंग ऑफ बजट है, तो जैसे हम लोग पहले से भी जानते हैं प्लानिंग में हेल्प करता है बजट। फिर कोऑर्डिनेशन, पहले बजट तैयार होता है तब ना कि इस तरह से आपको काम करना है। फिर कंट्रोल में मदद करता है, क्योंकि बजट रहेगा तब ना हम लोग कोई चीज कंट्रोल करेंगे कि इसको हम, तभी हम अपना ऑब्जेक्टिव को पा सके। फिर एडवांटेजेस है, एडवांटेज डिसएडवांटेज तो आप लोग कर लेंगे अब, है ना, क्या होता है बजट बनाने का, क्या होता है नहीं। कोई भी डाउट रहेगा तो आप बाद में भी हमको व्हाट्सएप के थ्रू या कॉल के थ्रू आप पूछ सकते हैं। ठीक है, एसेंशियल्स ऑफ इफेक्टिव बजटिंग फिर लिखा हुआ है, क्या जरूरी है इसमें, है ना, सपोर्ट ऑफ टॉप मैनेजमेंट होना चाहिए, साउंड फोरकास्टिंग, सही से आप बजट बनाइए, मतलब सोच समझ के। ठीक है, गुड बिजनेस पॉलिसीज, ठीक है, तो ये सब कर लेंगे। ठीक है, फिर प्रिलिमिनरीज लिखा हुआ है, क्या जरूरी है इंस्टॉलेशन से पहले बजट सिस्टम का, तो क्रिएशन ऑफ बजट सेंटर्स है। ठीक है, हमको बजट सेंटर अगर हम तय कर दे कि ये देखे ऑर्गेनाइजेशन का पूरा बजट के बारे में, ठीक है, तो उससे सहूलियत रहेगा। फिर इंट्रोडक्शन ऑफ एडिक्वेट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, हम अपना अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ठीक रखे। ठीक है, फिर स्टैब्लिशमेंट ऑफ बजट कमिटी, कमिटी ही बना दे जो कि उस चीज को अच्छे से हेड करे, देखे, है ना, कि जैसे हम लोग कॉलेज में फेस्ट होता है तो अलग अलग कमेटी बनती है, तब ना वो सब चेक होता है ना, कि काम ठीक से हो रहा है कि नहीं। ठीक है, सर्टिफिकेट कमेटी भी बनता है बनती है। ठीक है, फिर एक ऑर्गेनाइजेशन चार्ट जो इसमें दिया है, इससे बेटर चार्ट आपका नेक्स्ट चैप्टर बजटरी कंट्रोल में दिया, वहां से आप करिएगा। फिर प्रोसेस ऑफ बजट मेकिंग लिखा हुआ है, तो गाइडलाइंस फॉर फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज है। ठीक है, तो वो गाइडलाइन हम लोग बनाते हैं। प्रिपरेशन ऑफ एस्टिमेट्स एंड फोरकास्ट है। ठीक है, कि एस्टिमेट फोरकास्ट देखते हैं, कंपैरिजन देखते हैं अलग अलग ऑल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन ऑफ फोरकास्ट का, ये सब। ठीक है, फिर प्रिपरेशन ऑफ टेंटेटिव बजट, और लास्ट में फाइनल बजट बन जाता है। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ बजट है, देखिए बहुत जरूरी है क्लासिफिकेशन ऑफ बजट, हाँ, कि तो ऑन द वे के क्या क्या भाग में इसको बांटा गया है, लिखा हुआ है कि बिजनेस का ऑब्जेक्टिव्स को जब हम लोग देखते हैं तो अलग अलग टाइप्स हो सकता है, और स्कोप ऑफ बजट्स होता है, कौन कौन सा लिखा हुआ, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, टाइम के बेसिस पे शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, करेंट बजट, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, सेल्स, प्रोडक्शन, मटेरियल, लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कैपिटल, कैश, मास्टर, फाइनेंशियल। फ्लेक्सिबिलिटी के बेसिस पर फिक्स्ड बजट और फ्लेक्सिबल बजट, और अदर बजट्स में परफॉर्मेंस बजट और जीरो बेस बजट। ठीक है, तो अलग अलग है, तो इसको जरूर आप देखिए। कोई भी बजट जिसका हम बना रहे हैं उसका हल्का सा देख लीजिए क्या होता है उसके अंदर, थोड़ा ही सा, उससे समझ में आ जाएगा, नाम से क्लियर हो जाता है। ठीक है, देखिए कुछ इलस्ट्रेशंस भी आपको बता दे इस चैप्टर के लिए। सर इससे तो थ्योरी आया है दोनों ही सर। जरूरी नहीं है ना, कुछ भी आ जाएगा, देखिए फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल बजट आपके, हाँ, फिक्स और फ्लेक्सिबल बजट आपके सिलेबस में है, सेल्स और प्रोडक्शन ये सब भी लिखा हुआ है ना सर। तो आज क्या आएगा, आया हुआ है तो कुछ तो है, लेकिन आ तो कुछ भी सकता है ना, तो 100% अगर करके रहने से ज्यादा अच्छा होता है। देखिए हम सिंपल में बता देते हैं, है नहीं हार्ड, सिंपल है। देखिए पहला इलस्ट्रेशन में क्या बोला गया है,
सेल्स बजट आपको बनाने बोला गया है। क्या करेंगे? आप ही सोचिए, सेल्स बजट है मतलब क्या? आपका सेल्स कितना हो रहा है, बस इसी का आपको बस स्टेटमेंट बना देना है, वही क्या हो गया? सेल्स बजट। तो देखिए पहला क्वेश्चन में जैसे प्रोडक्ट पी और क्यू का बताया हुआ है, बोला गया कि इसका सेलिंग प्राइस ये रहेगा, रहेगा असल में नहीं है ना? या मतलब अभी क्योंकि तो बजट बना रहे हैं ना कि उनको लॉस हो जाता है, जो भी इनका पी और क्यू का लिखा हुआ है, टोटल भी बताया हुआ है, पास्ट एक्सपीरियंस से पता चलता है कि लगभग 3% का लॉस हो जाता है टोटल रिवेन्यू का हर ईयर। क्यों? 2% रिटर्न के कारण और 1% बैड डेट के कारण। तो 2% और 1% दोनों का ही लॉस होता है पी और क्यू का। तो देखिए बस आपको क्या कर रहे हैं, सबसे पहले आपका टोटल देखिए पी का आप अलग अलग क्वार्टर के लिए आप अलग अलग बना लेंगे, क्वार्टर वन, क्वार्टर टू, थ्री और फोर्थ क्वार्टर। तो इसके लिए टोटल सेल जो है प्रोडक्ट पी का आप देखिए कितना है, 1000 और दाम कितना रहेगा, 10 रुपया। तो पहला क्वार्टर में कितना हो गया, 1000 इंटू 10 कितना हो गया, 10,000। ठीक है, तो ये 10 एक क्वार्टर का बस बताएंगे आपको, अपने आप सब तो सही बनेगा। फिर क्यू का भी लिख देंगे हम लोग। ठीक है, तो क्यू का कितना है, 800, और 800 इंटू 20 है। तो 800 इंटू 20 कितना, ये आप वर्किंग में दिखाइएगा, यहाँ पे लिखने का जरूरत नहीं, यहाँ पे बस सिर्फ अमाउंट लिखिए। 800 इंटू 20 कितना हो गया, 16,000। टोटल कितना हो गया, 26,000। ये क्या हो गया आपका टोटल पैसा जो आएगा, टोटल रिवेन्यू। अब लॉस के बारे में बताया हुआ कि लॉस भी होगा कुछ, तो कितना, 2% होगा टोटल रिवेन्यू का। टोटल रिवेन्यू क्या है यार, 26,000। 2% इसका निकालिए, अब कितना हो गया, 520, और 1% भी लिखा हुआ है। 1% जब आप निकालिएगा तो 1% कितना आया, 260। ठीक है, क्लियर है, बोलिए सबको। यस सर। यस देख रहे सर। हैं ना? हाँ एकदम सिंपल है, बस कॉमन सेंस वाला चीज है, समझ गए एकदम हो जाएगा। तो ये इस दोनों को टोटल किए तो यहाँ लिखा हुआ 780, तो ऊपर ऊपर है 26,000। गुड इवनिंग अलका, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, आपका जो डाउट होगा हम अभी पूछेंगे आपसे, तो बताइए। 780 है। ठीक है, तो नेट सेल्स रिवेन्यू कितना आ गया हमारा, नेट सेल्स रिवेन्यू 26,000 माइनस इतना, क्या है जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है लॉस हो जाएगा, तो कितना हो गया, 25,220। यही हो गया नेट सेल्स रिवेन्यू। क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। ठीक है, इस क्वेश्चन को कम से कम देखिएगा, सिंपल सिंपल हम बता दे रहे ताकि आपके लिए इजी हो जाए। ठीक है, इसी तरह देखिए फिर है क्या, प्रोडक्शन बजट। तो प्रोडक्शन के लिए जब बन रहा है, सबसे मेन बजट ना इसको बोला जाता है, सेल्स वाले को। क्यों? क्योंकि ये बाकी सब चीज को भी इफेक्ट करने लग जाएगा, क्योंकि सेल्स के बेसिस पे ही ना हम लोग, हमको कितना पैसा आएगा किससे पता चलेगा, सेल्स से ही पता चलेगा। तो बाकी बजट पर ये असर डालता है, इसलिए बोला जाता है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है और सबसे डिफिकल्ट बजट है बनाने के हिसाब से। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, यस तो यस इस सर। सर। जरूर से करिएगा, एकदम जरूर से, कुछ है भी नहीं अभी आप देख लिए, खाली बस क्या किए, रेवेन्यू ऊपर में निकाले, माइनस इतना एक्सपेक्टेड है कि नहीं मिलेगा वो हटा दिए। ठीक है, अब देखिए प्रोडक्शन बजट भी सिंपल है, वो भी कर लेते हैं। प्रोडक्शन बजट के लिए ना लॉन्ग, जो एग्जाम्पल दिया हुआ है वो लंबा दिया हुआ है, हम आपको शॉर्ट में ये बता देते हैं। आइए तो लॉन्ग न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो है उसका सेकंड नंबर में आइए, लॉन्ग न्यूमेरिकल क्वेश्चंस का सेकंड नंबर आ गए, और जाइए आगे, प्रोडक्शन बजट लिखा हुआ है। आ गए? बोलिए, आ गए? लॉन्ग न्यूमेरिकल क्वेश्चन का सेकंड नंबर में। यस सर। हाँ देखिए सिंपल में समझ लीजिए, ये रहा। देखिए आपको दिख रहा है स्क्रीन पे ब्लैक बोर्ड का फिगर? Yes, sir. देखिए क्या हुआ, क्वेश्चन देखिए पहले क्या बताया है, लिखा हुआ प्रोडक्शन बजट बना दीजिए 6 महीना का, एंडिंग ये फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन।
आपको एस्टिमेटेड स्टॉक दे दिया गया 1 अक्टूबर को, क्लोजिंग स्टॉक बोला गया इतना रहेगा, डिजायर्ड है इतना होना चाहिए, और बजट सेल्स कितना लिखा हुआ है 50,000। अब देखिए, जैसे आप इसमें ही देखिए, स्क्रीन में ही देखिए, ओप हम लोग कैसे निकालते हैं, प्रोडक्शन कैसे कितना करना है कैसे पता चलेगा। ठीक है, तो फॉर्मूला है इसके लिए क्या, अगर आपका बाकी सब दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है देखिए, आपका ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, ठीक है, फिर क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, सेल्स दिया हुआ है, तो हम लोग जानते हैं ना ओपनिंग प्लस क्या होता है, ओपनिंग में अगर हम ऐड करेंगे प्रोडक्शन या परचेजेस, है ना, माइनस क्लोजिंग इक्वल टू क्या होता है, सेल्स, है ना। तो यहाँ सब चीज दिया हुआ है देखिए, तो हमारा सेल्स दिया हुआ है, बजटेड सेल्स, लिखिए कॉपी में लिख लीजिए ताकि आसान रहे आपको, पेज नंबर भी आप दे दीजिएगा अपने बुक का, क्वेश्चन नंबर 2 लिख दीजिएगा, पेज नंबर दे दीजिए, आंसर लिखिए। क्या करना होगा, लिखिए, इसको वर्किंग नोट में आप लिखिएगा, क्या होगा लिखिए, प्रोडक्शन सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक इक्वल टू बजटेड प्रोडक्शन, बजटेड प्रोडक्शन, बजट और ईडी लगा दीजिए, बजटेड प्रोडक्शन लिखिए। सर आपका आवाज और इको फिर हो रहा है तो समझ ही नहीं आ रहा। अभी अभी ठीक है, तो बोलिए तो। अभी ठीक है। ठीक है सर। अच्छा, हम थोड़ा और इसको ठीक कर देते हैं ना, रुकिए। बाकी लोग बोलिए, तो अभी ठीक है क्या, कि चेंज करना है कि चाहिए हमको कुछ। अभी ठीक है सर। ठीक है, हाँ वो फोन थोड़ा सामने हम रख दिए थे इसलिए वो दिक्कत होगा। चलिए देखिए, तो प्रोडक्शन सेल्स प्लस क्लोजिंग लिखिए, सिंपल में लिखिए, इक्वेशन क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक, ऐसे लिखिए, ओपनिंग स्टॉक प्लस प्लस परचेजेस, परचेजेस, या इसको क्या बोल सकते हैं, स्लैश दीजिए, प्रोडक्शन, या प्रोडक्शन या तो परचेज करिए या प्रोडक्शन करिए, परचेजेस या प्रोडक्शन स्लैश प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग स्टॉक इक्वल टू सेल्स, लिख लिए, लिख लिए, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस स्लैश प्रोडक्शन, या तो परचेज कर रहे हैं या प्रोडक्शन, दोनों होगा तो दोनों ही प्लस कर देंगे, ठीक है, माइनस क्लोजिंग स्टॉक इक्वल टू सेल्स, लिख लिए। यस सर। यस सर। अब बताइए, इस क्वेश्चन में 50,000 हमारा एक का बताएंगे तो उससे ही सब क्लियर हो जाएगा, 50,000 ए का सेल्स दिया हुआ है, हाँ बस इक्वेशन में बस इसको पुट कर देंगे, क्लोजिंग स्टॉक भी दिया हुआ है 18,750, और ओपनिंग स्टॉक भी दिया हुआ है 12,500, तो इधर साइड बस परचेजेस या प्रोडक्शन रहेगा, परचेजेस तो है नहीं, प्रोडक्शन बजट बोला गया तो प्रोडक्शन बस रहेगा, और बाकी सब राइट साइड चल जाएगा, प्लस माइनस होके कितना आ जाएगा, 56,250, ठीक है, लिख लीजिए, लिख लीजिए, एक साइड रखिए प्रोडक्शन को, इक्वल टू कर लीजिए, क्या करिएगा, 50,000 प्लस 18,750 माइनस 12,500, कर लिए, इक्वल टू 56,250, 56,250, क्लियर है, क्लियर है। यस सर। यस सर। अभी इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए, देखिए तो आंसर में सॉल्यूशन में कैसे लिखेंगे, प्रोडक्शन बजट ऊपर, फॉर 6 मंथ एंडिंग 31/3/18, या जो भी डेट है आपका, एक साइड प्रोडक्ट्स, और फॉर
क्या फॉर अक्टूबर टू मार्च 18, ए का कितना है, बी का कितना है, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, प्रोडक्शन बजट मतलब ये क्या हुआ कि आप सोचे हुए हैं कि 50,000 हम सेल कर देंगे, मेरा इतना रहेगा क्लोजिंग, इतना है ओपनिंग, तो मेरा कितना प्रोडक्शन करना है। तो बताइए प्रोडक्शन कितना करना है वो भी कहाँ से पता चला हमको, ये सब फिगर से हम तय किए। मतलब देखिए सेल्स का कितना बड़ा रोल है, सेल्स है तभी ना कितना प्रोड्यूस करना है वो पता चलेगा। सेल्स बजट कैसे बनता है, पहले आप सोचेंगे कितना मेरा प्रोडक्ट बिक जाएगा, कितना डिमांड है कंज्यूमर का मेरे प्रोडक्ट्स के लिए, उसके बेसिस पे ही सेल्स बजट बनाओ। सेल्स बजट के बेसिस पे, क्योंकि अब तय है कि इतना बजटेड मेरा सेल्स रहेगा, उसके बेसिस पे प्रोडक्शन बजट और बाकी सब बजट भी बनता है। क्लियर है ये क्वेश्चन, बोलिए प्रोडक्शन बजट क्लियर हो गया? यस सर। यस सर। ठीक है, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, मटेरियल बजट में आइए, इलस्ट्रेशन 3 में। मटेरियल बजट में देखिए क्या क्या करना है हमको, मटेरियल कितना हमको चाहिए होगा, उसके लिए हम मटेरियल बजट बनाएंगे। हाँ, तो क्वेश्चन में देखिए बताया गया है, सेल्स डायरेक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के वो रिपोर्ट करते हैं कि अगले ईयर वो एक्सपेक्ट करते हैं वो सेल करेंगे 60,000 यूनिट्स एक प्रोडक्ट का। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या क्या फिगर दी है उनको कि दो तरह का मटेरियल है, ए और बी, जो कि प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चर में लगता है। हर एक यूनिट प्रोडक्ट का 2 यूनिट ऑफ ए, ठीक है, ए मतलब जो रॉ मटेरियल है, ए उसका 2 यूनिट लगेगा और बी का 3 यूनिट लगेगा। फिर क्या बोला जा रहा है, एस्टिमेटेड ओपनिंग बैलेंस जो है शुरुआत में नेक्स्ट ईयर का वो कितना कितना रहेगा, तो 12,000, 15,000 और 18,000। ठीक है, तो ये बता दिया गया ओपनिंग बैलेंस, एस्टिमेटेड ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, नेक्स्ट ईयर के शुरुआत में ये, फिर क्लोजिंग बैलेंस कितना रहेगा नेक्स्ट ईयर के एंड में। ठीक है, तो वो बताया जा रहा है 18,000, 12,000 और 27,000। और बोला जा रहा है मटेरियल बजट बना दीजिए अगले साल के लिए। ठीक है, तो अब देखिए इसी जैसा अभी हम लोग किए थे उसी का फॉर्मूला लगभग लग जाएगा। हाँ, तो यहाँ पे आपको ओपनिंग दिया हुआ है, क्लोजिंग दिया गया है, और कितना यूनिट आपको चाहिए, कितना यूनिट चाहिए, डिजायर्ड लिखा हुआ था ऊपर में, देखिए सबसे पहला में 60,000, एक प्रोडक्ट का 60,000 यूनिट आप बेचना चाह रहे हैं ना। तो बताइए 60,000 यूनिट आप बेचेंगे तो उसको बनाने के लिए मटेरियल चाहिए ना, है कि नहीं? चाहिए सर। चाहिए ना, हाँ देखिए, तो हमारा यहाँ मटेरियल कितना कितना चाहिए हमको, है ना। तो प्रोडक्शन बजट हम देख रहे हैं कितना, तो फिनिश प्रोडक्ट जैसे यहाँ बताया हुआ बुक में ही देखिए सॉल्यूशन में 66,000 यूनिट्स है, और मटेरियल रॉ मटेरियल ए और बी है। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ था ना कि इस जितना आपको बनाना है उसके एक यूनिट बनाने के लिए दो, ये दो लगता है, और बी का कितना लगता है 3। तो 66,000 बनाने के लिए कितना लगेगा, इंटू इंटू 66,000, टू इंटू इतना, क्योंकि 2 यूनिट ऑफ ए लगता है, तो कितना हो गया 1,32,000, और इसका 3 यूनिट लगता है तो ये कितना हो गया 1,98,000। ठीक है, इतना इतना लगेगा तब जाके ये बनेगा। अब आपका इतना इतना ये लगेगा, ये तो है, और ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस इन सब का दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको अब क्या करना है, ये तो क्वेश्चन में लिखा है ना, ये परचेज करना होगा, क्योंकि बना तो आप रहे हैं फिनिश प्रोडक्ट, रॉ मटेरियल थोड़ी ना बना रहे हैं। तो इस केस में रॉ मटेरियल आपको खरीदना होगा, और अभी हम लोग देखिए फॉर्मूला क्या है, ओपनिंग प्लस परचेजेस या प्रोडक्शन, यहाँ प्रोडक्शन तो कर नहीं रहे, यहाँ रॉ मटेरियल निकाल रहे हैं हम लोग, कितना चाहिए होगा, इतना 66,000 बनाने के लिए, प्लस ठीक है माइनस क्लोजिंग, तो क्या आ जाएगा हमारा, ठीक है, कितना मेरा यहाँ पे क्या हो गया, कंजम्पशन हो गया ना, या कंजम्पशन या परचेज यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं, कितना हमको चाहिए होगा ना, तो कंजम्पशन जैसा बोल सकते हैं, कितना कंज्यूम हो जाएगा। तो अभी तो हम लोग निकाले ही 1,32,000, ये कंज्यूम हो जाएगा, ये 198। अब इसको जब हम लोग पुट करेंगे, ठीक है,
अपना इस इक्वेशन में। तो देखिए यहाँ से भी ऐसे भी एक एक करके हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो क्लोजिंग बैलेंस इतना तो हमको चाहिए प्रोडक्शन के लिए 66,000 बनाने के लिए, प्लस लिखा हुआ है ना क्लोजिंग बैलेंस कितना रहेगा। देखिए ये लिखा हुआ डिजायरेबल क्लोजिंग बैलेंस एट द एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर आर। तो ए के लिए कितना बोला गया है, 12,000। ठीक है, तो ए का है 12,000, तो 12,000 प्लस कर दीजिए ए में। ठीक है, कितना हो गया, तो इसका कितना, ये हो गया 1,44,000। मतलब इतना आपका मटेरियल रहना चाहिए। तो ऑलरेडी अभी है कितना आपका मटेरियल, ओपनिंग कितना है, ओपनिंग है आपका, देखिए क्वेश्चन में कितना है, 15,000 ना, शुरू में ही लिखा 15,000। तो इतना तो ऑलरेडी है, तो इतना तो नहीं खरीदना पड़ेगा, तो ये क्या कर देंगे, ये माइनस। ठीक है, तो ये कितना आ गया आपका 1,29,000। और इसमें और तो कुछ नहीं है, तो ये क्या हो गया, इतना आपको खरीदना पड़ेगा, परचेज करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से भी इक्वेशन भी डायरेक्ट लगा देते हैं। क्या हो रहा है, देखो परचेज करने के लिए क्या करते हैं, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा क्लोजिंग, और ओपनिंग क्या हो जाएगा माइनस। तो वही ना यहाँ किए, क्लोजिंग को किए प्लस, ओपनिंग को किए माइनस, तो क्या आ गया, परचेज आ गया। ठीक है, और जो इसका फिनिश्ड गुड का लिखा हुआ है उसको आप छोड़िए, वो उसका जो लेफ्ट साइड में एक्सप्लेनेशन है कि माइनस प्लस, उसको हमको ध्यान नहीं देना है, हमको तो मेन रॉ मटेरियल को निकालना था ना, मटेरियल बजट हम बना। क्लियर हो गया सबको, बोलिए। यस सर। सिंपल में फिर से एक बार रिवीजन करा दो। देखिए 66,000 प्रोडक्ट बनाना है, उसमें क्वेश्चन में लिखा है 2 यूनिट लगेगा ए का, 3 यूनिट लगेगा बी का, तो निकालिए कितना कितना ए और बी लगेगा। फिर क्लोजिंग कितना मेंटेन करके रखना है, वो भी क्वेश्चन में दिया, 12,000 क्लोजिंग करना है, तो इसको ही जोड़ लिए, बी का बाद में आप कर लीजिएगा। तो वो 1,40,000 हो गया। ओपनिंग कितना है, इतना ऑलरेडी है, तो इतना तो नहीं खरीदना पड़ेगा, तो खरीदना कितना पड़ेगा, 129,000। ठीक है, एक का। ठीक है, आगे चलिए। तो ये हो गया इसका। फिर उसी तरह सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन वाला बजट है। तो ठीक है, आप बस उस आंसर देख लीजिए, को एग्जाम में आएगा ना, कॉमन सेंस का मेनली यूज करिएगा, और शुरू में मत बनाइएगा, क्योंकि आप पूरा अच्छा से नहीं पढ़ के जा रहे, तो ये क्वेश्चन आप सोच सकता है, आप उसमें टाइम लीजिएगा, बनाना भी है तो देखेंगे बाद में। हाँ, तो लेकिन सिंपल आ जाए जैसा अभी हम लोग डिस्कस किए या ये, तो वो कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आपका परसों ही एग्जाम है, तो इसलिए उतना इंफेसिस नहीं कर रहे हैं कि एकदम प्रैक्टिस करके एकदम ऐसे करके जाइए। लेकिन कुछ जिसको बोल रहे हैं, जिसको करवा रहे हैं, उसको कम से कम आप देख लीजिए कि ये आए तो मिस ना हो जाए। फिर सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड बजट देख लीजिए इलस्ट्रेशन 5 में। क्या है, सेल्स लिखते हैं ऊपर, और फिक्स्ड ओवरहेड जितना आया वो, और वेरिएबल ओवरहेड वो, दोनों आप ऊपर नीचे भी लिख सकते हैं, पहले वेरिएबल भी फिक्स्ड भी, इसमें कुछ वो नहीं। ठीक है, तो टोटल ये हम लोग बना लिए। ठीक है, टोटल सेलिंग तो इतना खर्च हो रहा है सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन में, दोनों को जोड़ दिए बस। ठीक है, तो ये हो गया। फिर आगे बढ़िए, देखिए कैश बजट में आइए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका प्रैक्टिकल भी वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, इसका आने का बहुत ही चांस है। प्रैक्टिकल का हम बात कर रहे हैं, प्रैक्टिकल का बहुत आने का चांस है इसका। ठीक है, थ्योरी भी इसका, दोनों चीज इंपॉर्टेंट है, थ्योरी और प्रैक्टिकल किसका, कैश बजट का। ये इतना बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए देखिए, तो कैश बजट किस लिए है, मेनली हम अपना कैश का पोजीशन देख सके। ठीक है, कैश का इनफ्लो आउटफ्लो देख सके कितना है, तब ना हम आगे उससे डिसाइड कर सकेंगे। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं कितना कैश रिसीट होगा, कितना कैश पेमेंट होगा, उसके बारे में हमको जानकारी होना चाहिए। क्योंकि बिजनेस में अगर हम हैं और कैश अगर हम ठीक से नहीं संभाले ना, तो बिजनेस बंद तक हो सकता है। क्यों, क्योंकि आप अपना सही टाइम पे पेमेंट नहीं कर पाएंगे, सही टाइम पे चीज, जो जरूरी चीजें हैं वो नहीं ले पाएंगे, अगर आपका कैश मैनेजमेंट ठीक से नहीं हो रहा है तो। इसलिए कैश बजट भी बनता है ना, कि हम देख सके क्या रहेगा मेरा कैश का पोजीशन अलग अलग टाइम में। ठीक है, तो मेथड्स क्या क्या है, मेथड है, पहला मेथड, ठीक है, पहला मेथड है रिसीट एंड पेमेंट मेथड, बुक में आप लोग देखिए। हाँ, फिर एडजस्टमेंट प्रॉफिट एंड लॉस मेथड, और फिर लास्ट है प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट मेथड। ठीक है, लास्ट प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट मेथड। अब इजी है, देखिए रिसीट एंड पेमेंट हमेशा याद रखिएगा, कॉमन सेंस ही वाला चैप्टर है ये, कॉमन सेंस बस लगाइए। रिसीट एंड पेमेंट है, इसका फॉर्मेट देखिए बुक में,
कैश बजट लिखा हुआ है ऐसे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही वाला रिसीट एंड पेमेंट वाला ही सबसे इंपॉर्टेंट है। ये सब भी आ सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं है, ये वो सबसे ज्यादा ये। तो कैश बजट है, देखिए पहले क्या लिखते हैं हम लोग, ओपनिंग लिखते हैं, फिर जो पीरियड का है जनवरी फरवरी जो भी, वो हो गया। फिर रिसीट्स कितना आप रिसीव किए, और फिर पेमेंट्स कितना आप पेमेंट किए। तो लास्ट में क्या आ जाता है, क्लोजिंग बैलेंस, टोटल रिसीट और टोटल पेमेंट। ओपनिंग कितना था और रिसीट क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस कितना पेमेंट किए, तो क्या आ जाएगा, क्लोजिंग। ठीक है, तो अब इसका एक इलस्ट्रेशन देख लीजिए ताकि आपको इजी रहे। ठीक है, इलस्ट्रेशन 7 में देखिए। ठीक है, क्या है, मंथ दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन है मंथली सेल्स दिया हुआ है एस्टिमेटेड, क्या चीज का, एक कंपनी का, अलग अलग मंथ्स के बारे में फिर इंफॉर्मेशन है। और फिर बताया जा रहा है कि कितना कितना अमाउंट लगभग आपका रहेगा, फरवरी में सेल्स कितना होगा, मार्च में, अप्रैल में। फिर बताया गया है अगर 50% सेल्स का अगर रियलाइज कर लेते हैं आप नेक्स्ट मंथ में, देखिए नेक्स्ट मंथ में आप रियलाइज कर रहे हैं एक मंथ का सेल अगले मंथ में 50%, और बैलेंस इन द नेक्स्ट ऑफ नेक्स्ट मंथ, मतलब 50% आप नेक्स्ट में किए और फिर कितना बचा, 50% और बचा ना, इन द नेक्स्ट ऑफ नेक्स्ट मंथ, वो आप एक एक महीना छोड़ के फिर अगले महीना में। ठीक है, तो क्या होगा, कैश कलेक्शन कब लिखा, कब, अप्रैल में और जून में। ठीक है, तो देखिए इसका सॉल्यूशन, जैसे कैलकुलेशन ऑफ कैश कलेक्शन लिखा हुआ है। ठीक है, कैश कलेक्शन कितना कितना कलेक्शन हो रहा है। ठीक है, 7th वाला हम लोग देख रहे हैं। देखिए तो मंथ आ गया हमारा यहाँ, है ना, फेब्रुवरी का। ठीक है, सेल्स कितना लिखा हुआ है, 80,000। अब कैश वाला जो चीज है यहाँ लिखा हुआ है, कैश बैलेंस कितना कितना है। हाँ, तो अप्रैल, बताइए फरवरी के बाद क्या आता है, फरवरी, बोलिए, मार्च। जून मार्च। सर। अरे फरवरी के बाद मार्च ना। ठीक है, देखिए सॉरी सर। कोई बात नहीं, गलत सुनाई दिया होगा। देखिए, तो 80,000 है यहाँ, है ना, और क्वेश्चन में लिखा है 50% सेल्स रियलाइज होता है नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट मंथ में। हाँ, तो फरवरी का कितना दिया हुआ है, 80,000 है, और कैश कलेक्शन हमारा हो रहा है। हम लोग बना कब से कब तक रहे हैं, हम लोग बना रहे हैं अप्रैल मई और जून का, यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो फरवरी का 50% कितना हो गया, 40,000। वो कब मिल गया होगा हमको, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट मंथ कौन हुआ होगा, मार्च। क्लियर हो गया, बोलिए क्लियर है। यस सर। लेकिन मार्च का तो हमको यस बनाना सर। नहीं है। हाँ, मार्च का लेकिन हमको बनाना नहीं है, इसलिए वो तो नहीं आया, तो और कितना बचा, 40,000। तो एक 40,000 तो मार्च में हो गया, तो मार्च का हम लोग बना नहीं रहे। फिर एक 40,000 लिखा हुआ है, उसके लिए क्या लिखा है, नेक्स्ट ऑफ नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ऑफ नेक्स्ट मंथ। तो नेक्स्ट मंथ तो कौन है, मार्च, और फिर नेक्स्ट ऑफ नेक्स्ट मंथ, तो इसी मंथ के नेक्स्ट में, नेक्स्ट क्या हो गया, अप्रैल। तो 40,000 का फिर मिला आपको, बाकी का 40,000 ये सेकेंड वाला अप्रैल में। क्लियर है, बोलिए सबको। यस सर। यस अब सर। तो हाँ, अब देखिए मार्च का कितना है, 90,000। तो कब 50% कब मिल रहा है, नेक्स्ट मंथ में, तो मार्च का नेक्स्ट मंथ तो यही अप्रैल होता है। कितना हो गया, 45,000। फिर नेक्स्ट ऑफ नेक्स्ट मंथ तो क्या आ गया, मई आ गया, 45,000। अब क्लियर हो गया सबको। यस सर। ठीक है, तो बस ऐसे ही करेंगे, लास्ट में टोटल हो गया इसका। इसका तो ये सिंपल वाला था, इसीलिए ऐसा इस तरह का भी आ सकता है पर क्वेश्चन। ठीक है, अब एक क्वेश्चन में इसको और देख लीजिए कि कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको नहीं करना सही नहीं लग रहा है। ठीक है, कर ही लेना बेटर है, तो आप देख लीजिए, क्योंकि है भी वैसा सिंपल ही है, कॉमन सेंस से ही बन रहा है। अब देखिए लिखा हुआ है 11th में, आइए तो इसमें आपको पूरा पोजीशन दिखेगा, इसलिए 11th। देखिए 11th में बताया गया है
कि आपको बजट कैश बजट बनाना है। क्वार्टर दिया हुआ है जून 30 2018 मंथ वाइज है, ठीक है। एक्चुअल और बजट का इसमें फिगर्स दिया हुआ है अलग अलग चीजों के लिए, सेल्स परचेज वेजेस एक्सपेंसेस एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया। 60% ऑफ सेल्स एंड परचेजेस आर फॉर कैश। तो 60% जो है वो कैश का है, मतलब 40% किसका है, क्रेडिट का। क्लियर है, क्लियर है। यस सर। यस सर। इसी तरह हर क्वेश्चन को बस आपको समझना है बोल क्या रहा है क्वेश्चन। अब बोला गया कैश बजट बना देना है, तो कैश बजट का सबसे पहले फॉर्मेट बना दीजिए फॉर द क्वार्टर एंडिंग। पर्टिकुलर्स लिखिए अप्रैल मई और जून, ठीक है। तो अप्रैल मई जून, और यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, रिसीट्स, ठीक है। तो रिसीट्स में आप देखिए ओपनिंग बैलेंस लिखा हुआ है किसका, फॉर कैश, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश, ठीक है। तो जो लिखा हुआ है तो यही चल जाएगा। ओपनिंग कहाँ से आया, एक बार आइए तो देखिए क्वेश्चन के सबसे लास्ट में ही लिखा हुआ है कैश बैलेंस ऑन अप्रैल 2018 वॉज 1500, ठीक है। तो ओपनिंग का ही बात कर रहे हैं, कुछ नहीं लिखा हुआ तो हम लोग क्या मानेंगे ओपनिंग, क्योंकि अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो 1500 यहाँ आ गया। अब हम लोग जानते हैं रिसीट्स लिखते हैं। अच्छा यहाँ रिसीट्स में ओपनिंग लिखा, हम लोग ऊपर में लिखते हैं ओपनिंग, अभी देखिए तो फॉर्मेट में है ना, क्लियर है। रिसीट्स के ऊपर लिखिएगा, यस क्लियर है। सर। क्वेश्चन में के जैसा नहीं करना है जो फॉर्मेट, क्योंकि ओपनिंग है तो रिसीट कहाँ से आ गया, ठीक है। ऊपर में लिख लेंगे हम लोग, और 1500 अमाउंट तो लिखेंगे ही अप्रैल में। फिर क्या लिखा हुआ है, कैश सेल्स है ना, कैश सेल्स हुआ है कितना परसेंट, 60%, क्योंकि उसी को कैश में मिला है। तो 60% को हम लोग शो कर देंगे। कुछ लिखा हुआ है क्या कब मिला है ये, नहीं। तो अप्रैल का जो भी है वो अप्रैल में ही शो कर देंगे। कितना है अप्रैल में देखिए तो 8500, 8500 का 60% लिख लीजिए। 8500 ब्रैकेट में आप लोग समझने के लिए बाद में तो वर्किंग नोट में आप इसको दिखा, तो 60% कितना हो गया, 5100। क्लियर है सबको, बोलिए। यस यस। सर। अब कैश रिसीट फ्रॉम डेटर्स है, तो देखिए डेटर्स के लिए कुछ लिखा हुआ है, सप्लायर्स आर पेड आफ्टर 1 मंथ एंड क्रेडिट सेल्स, देखिए क्रेडिट सेल्स आर कलेक्टेड आफ्टर 2 मंथ्स। तो ये किसके लिए होता है, डेटर के लिए, क्योंकि क्रेडिट सेल तो सेल तो आपका है ना। तो डेटर से आप कलेक्ट कर रहे हैं कब, लिखा आफ्टर 2 मंथ्स, 2 मंथ के बाद। तो जो अप्रैल का होगा अप्रैल में, ठीक है। तो जून में कलेक्ट कर रहे होंगे, देखिए तो एक बार सेल आप कितना किए हैं अप्रैल में, 8500 ना, 8500 किए हैं आप सेल, उसका 40% डेटर तो 40% हुए, ठीक है। तो 40% कितना हुआ, 8500 का 40% करिए, 8500 का 40, 20 का 02, 32, 34 कितना हो गया, 34। 8500 था ना, और ये कितना परसेंट था, 40%, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 3400, ठीक है। तो 3400, ठीक है। 3400 आपका कलेक्ट कब होगा, लास्ट में, ठीक है, 2 मंथ के बाद। 400 सर। हाँ देखिए लिखा हुआ है ना जून में, देखिए 3400 मिला, मिल गया सबको, कैश यस रिसीट फ्रॉम सर। डेटर। हाँ इसी तरह से हम लोग करेंगे, बाकी सब भी चीज है। देखिए एक चीज लेकिन मेन जो इसमें अलग चीज है, बाकी तो आप समझ जाएंगे। अब देखिए वेजेस, अच्छा इसको हम एक पहला एक पूरा डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए कैश परचेजेस है, कैश परचेजेस है लिखा हुआ है, सप्लायर्स आर पेड आफ्टर 1 मंथ। तो जो क्रेडिट वाला होगा उनका 1 मंथ के बाद पेमेंट हो रहा है, मतलब मेरी तरफ से जाएगा। लेकिन लिखा हुआ है ना 60% क्या है, कैश सेल्स भी कैश में है और परचेजेस भी कैश में है। तो टोटल परचेजेस है कितना, देखिए तो क्वेश्चन में परचेजेस कितना है अप्रैल के लिए, 300, 3000, हाँ है ना। तो यस सर। परचेज, तो यस परचेजेस सर। है 3000, हाँ 3000 इंटू कितना करेंगे 40%, कितना हो गया 3000 का 40%, सॉरी 60%, कैश तो 60% है ना, कितना हो गया 1800। देखिए 1800 लिखा है ना कैश परचेज में, क्लियर है सबको, बोलिए कैश परचेज। यस सर। यस सर।
साथ में आप लोग भी अमाउंट लिखते जाइए ताकि आपको रिवाइज करने में टाइम नहीं लगे। ठीक है, अब देखिए पेमेंट टू क्रेडिटर 1 मंथ के बाद जो पेमेंट हो रहा है, तो अप्रैल वाला जो है उसका सेल कब हुआ होगा? मार्च में, है ना? तो उसका आप अभी कलेक्ट कर रहे होंगे। क्या लिखा हुआ इसमें, कितना है? पेमेंट टू क्रेडिटर, क्रेडिट परचेज। ठीक है, तो 40% जो है वो तो हम अभी पेमेंट कर दिए होंगे, परचेजेस का तो हो गया कैश परचेज, पेमेंट टू क्रेडिट, क्रेडिट परचेज। ठीक है, कितना है? 2500। 2500 का 40%। ठीक है, देखिए मार्च वाला जो हमारा परचेज है, क्वेश्चन में देखिए मार्च वाला परचेजेस 2500, हम 2500 का खरीदे थे, तो उसका लिखा हुआ है क्वेश्चन में ना कि सप्लायर्स आर पेड आफ्टर 1 मंथ। ठीक है, तो उधार कितना रह गया होगा? 60% तो हम उसी समय पेमेंट कर देते हैं कैश वाला। उधार कितना रह गया होगा 2500 का? 40%। तो इस बार हम पेमेंट कर रहे हो, कितना आएगा? 1000। क्लियर है सबको? 60% तो उसी मंथ मार्च में ही हो गया होगा, 2500 का पेमेंट हम लोग यही ना कर रहे हैं कि 60% उसी में पेमेंट हो गया, और जो 40% क्रेडिट वाला हुआ वो नेक्स्ट मंथ में। तो 1000 आ गया आपका नेक्स्ट मंथ। क्लियर है सबको? बोलिए, अप्रैल में 1000 आ गया। क्लियर है? 2500 इंटू 40% कर लीजिए। क्लियर है? यस सर। यस सर। अब देखिए फिर क्या है, वेजेस। वेजेस आर पेड वीकली। वीकली हम लोग पेमेंट करते हैं वेजेस का। वीकली पेमेंट करते हैं मतलब क्या? अभी का जो भी वेजेस हुआ उसको हम लोग, ठीक है, मतलब हर वीक में पेमेंट हो रहा है ना, वेजेस आर पेड वीकली। और लिखा है और टाइम लैग इज 1/4 मंथ। ठीक है, तो टाइम लैग क्या होता है? कितना समय बाद, कितना समय लग गया। ठीक है, टाइम लैग। ठीक है, कितना समय लग रहा है। ठीक है, देखिए टाइम लैग का आप थोड़ा सा पीछे आइए, थ्योरी में भी आइए, तो एक बार टाइम लैग का जहाँ पे कैश बजट का फॉर्मेट दिया हुआ है वहां आइए एक बार, वहां से समझ लीजिए ताकि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट हो जाए इसका। देखिए टाइम लैग है क्या? टाइम लैग, ठीक है, कि लिखा हुआ है कि जो अमाउंट है मंथ का एक्सपेंडिचर का, ठीक है, इन द रेशियो ऑफ टाइम लैग वुड बी पेबल इन द नेक्स्ट मंथ। वो नेक्स्ट मंथ में हम पेमेंट करेंगे। ठीक है, लिखा हुआ है अगर वेजेस है मंथ का मार्च का कितना? 1000, और टाइम लैग है पेमेंट कितना? 1 मंथ। तो 1000 आप कब पेमेंट करेंगे? मार्च का है। ठीक है, तो कब पेमेंट हो रहा है? अप्रैल में। ठीक है, टाइम लैग इन पेमेंट ऑफ वेजेस इज 1 मंथ, एंड कब पेमेंट करेंगे? अप्रैल में। और अगर लिखा है टाइम लैग है 1/2 मंथ, तब इसका मतलब क्या हुआ? आधा आप पेमेंट कब करेंगे? अप्रैल में। तो आधा कब पेमेंट कर दिए? मार्च में ही कर दिए पेमेंट। ठीक है, तो टाइम लैग। और फिर देखिए एक और टाइम लैग अगर लिखा है 1/4 मंथ, तो इसका मतलब क्या हुआ? तो 1/4 जो है वो आपका अगले मंथ में पेमेंट होगा। तो टाइम लैग क्या हुआ? आपको जो अगले अगले में भेज रहा है वो क्या हो गया? टाइम लैग। ठीक है, कि इतना अगले मंथ में, तो वो हो गया टाइम लैग। और इसी में कितना हो रहा है? जितना बैलेंस बचा वो इसी मंथ में हो जा रहा है। ठीक है, जैसे लिखा हुआ है 1/4 है, 1/4 मंथ। ठीक है, कितना पेमेंट के लिए? 1000 के लिए, तो 1/4 1000 का कितना होता है? 250। 250 अगले मंथ में, मतलब क्या हुआ? 750 इसी मंथ में। ठीक है, अब आइए आप इसी क्वेश्चन में जो हम लोग कर रहे थे, देखिए इसमें टाइम लैग कितना लिखा है? वेजेस आर पेड वीकली और टाइम लैग इज 1/4 मंथ, मतलब 1/4 अगले मंथ में। और एक्सपेंसेस लिखा, एक्सपेंसेस तो अलग सेक्शन, पहले वेजेस का देखिए। वेजेस है कितना क्वेश्चन में? देखिए तो अप्रैल के लिए है वेजेस 1500। ठीक है, 1500 वेजेस लिखा हुआ है। और टाइम लैग कितना है? 1/4। 1/4 तो इसका आप कहाँ पेमेंट करेंगे? अगले में पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो 1/4 अगले में चला गया, मतलब क्या हुआ? 3/4 इसी मंथ में, तो इंटू 3/4। इसको अब काटिए, 3 जा 12, 30, 7 जा 28 और 25। हाँ, 15 का 5 1, 22 का 2 2, 9 2 11, तो 1125 हो गया इधर। और पिछले मंथ का भी 1/4 तो मिल गया होगा, है ना? ये तो इस मंथ का हुआ बस,
पिछले मंथ मतलब मार्च का कितना वेजेस था, देखिए तो मार्च का वेजेस 1000, 1000 का 1/4 बाकी होगा जो इस बार आपको मिला है, कितना 1/4 कितना होगा 250 ना, 1/4 का इसका। अब इन दोनों को जोड़िए कितना होगा 75 और ये हो गया 1375 लिखा हुआ है बुक में, बोलिए, है ना, क्लियर है। देखिए इसको फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं। टाइम लाइक क्या लिखा हुआ है, लिखा है 1/4 मंथ, मतलब क्या हुआ 1/4 आपको नेक्स्ट मंथ में पेमेंट करना है वेजेस का, तो इसका मतलब क्या हुआ 3/4 इसी मंथ में पेमेंट होगा, तो इसलिए 3/4 हो गया 1500 जो कि अप्रैल का ही था। क्लियर है यहाँ तक, ये वाला क्लियर है बोलिए पहले, अप्रैल का ही हम लोग देख रहे हैं, क्लियर है बोलिए। यस सर। ठीक है, यस सर। अब बताइए 1/4 इसका, ये तो नेक्स्ट मंथ में होगा, तो हम लोग तो बस एक मंथ का भी समझ रहे हैं अप्रैल का, तो मार्च का भी 1/4 कब हुआ, कब होगा अप्रैल में, तो 250 मार्च का बचा हुआ है। क्लियर है सबका, सबको क्लियर है। यस सर। यस सर। हाँ तो अपने बुक में भी ये लिख लीजिए, अब ना लगेगा फायदा हुआ कि सीखे हम उसी समय, तो आपको बाद में रिवीजन करते समय कम टाइम लगेगा। तो आप देख रहे होंगे मेनली क्या चल रहा है, कॉमन सेंस चल रहा है, यहाँ कोई कॉन्सेप्ट करके नहीं है, बस क्वेश्चन में जो बोल रहे हैं उसको बस कर देना है। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। एक्सपेंस का देखिए, एक्सपेंस का लिखा है एंड एक्सपेंसेस आफ्टर 1 मंथ, 1/4 मंथ एंड एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस कितना हुआ है देखिए, तो एक्सपेंसेस लिखा हुआ है अप्रैल का 800, तो ये जो 800 है वो कब होगा मई में, देखिए मई के कॉलम में लिखा हुआ 800, और जो मार्च का होगा वो मई अप्रैल में हो गया, तो मार्च के कितना है 500। क्लियर हो गया, तो वो देखिए अप्रैल में आ गया 500। क्लियर है सबको, बोलिए। यस यस सर। सर। ठीक है, तो ये भी हमारा हो गया। अब देखिए, अब कुछ आइटम है जो पीछे से नहीं, यही एडिशनल इंफॉर्मेशन में लिखा हुआ है, जैसे रेंट, रेंट लिखा हुआ है 200 पर मंथ है, और ये इंक्लूडेड नहीं है एक्सपेंसेस में, तो हम क्या करेंगे हर मंथ से 200 लेस कर देंगे, अप्रैल मई जून। क्लियर हो गया सबको, बोलिए। यस सर। यस सर। क्या 200 फिर इनकम टैक्स भी वहां नहीं है लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है करना है, तो सिर्फ किस में लिखा है मई में, तो इनकम टैक्स का बोलिए, सिर्फ लिखा है मई से लेस करना है, तो करिएगा आप अप्रैल और जून से लेस। नो सर। नो सर। वेरी गुड। तो हम लोग जब देखते हैं अब टोटल मेरा रिसीट इंक्लूडिंग ओपनिंग बैलेंस कितना आ रहा है 9400 अप्रैल के लिए, और इसका कितना आ रहा है 4875, ठीक है खर्चा का, पेमेंट का, तो क्लोजिंग बैलेंस कितना हो गया 4525। समझ में आ गया, अप्रैल का क्लियर हो गया सबको, बोलिए। यस सर। यस सर। और बताइए अप्रैल का क्लोजिंग, तो मई का क्या बन जाएगा, यही ओपनिंग, है ना, क्लियर है सबको। यस सर। एरो निकालिए बुक से, यस। 4525 से एरो निकालिए और इसको जोड़िए सबसे ऊपर में जाके, मार्च मई के जस्ट नीचे, कि क्या क्या हुआ क्लोजिंग ऑफ प्रीवियस मंथ बिकम्स द ओपनिंग फॉर दिस मंथ, ठीक है, तो यही हो गया खत्म। ठीक है, ये तो ये क्वेश्चन आने का बहुत चांस है आपको, बहुत ही ज्यादा चांस, समझ लीजिए। ठीक है, इसको वेरी 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 इंपॉर्टेंट समझ लीजिए आप। ठीक है, इस तरह का। अब देखिए बाकी दो मेथड है, एक है क्या सर अभी एडजस्टेड, इतना ही रहने पढ़ेंगे देते आज। हैं, अच्छा अच्छा ठीक है चलिए रहने देते हैं, ठीक है। और आप बस बोले थे तो फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल बजट, लेकिन वो बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा ठीक है, आप लोग रहिए, ठीक है आप, हाँ ठीक है ठीक है, ठीक, या हम उसका वीडियो बना देंगे, है ना। यस सर। ठीक है, आपका यस उससे सर। टाइम बचे, हाँ ठीक है। लास्ट आप बोले थे बिना बजटरी कंट्रोल बताने, है ना, थोड़ा सा वो बता देते हैं। तो बजटरी कंट्रोल क्या होता है, जब हम लोग बजट को यूज करते हैं, हम लोग अपना कि बिजनेस में, एक बार आइए बजटरी कंट्रोल में भी आ जाइए, थोड़ा खत्म ही हो जाए। ठीक है, बजटरी कंट्रोल क्या है देखिए, बताया हुआ है, जब बजट को यूज किया जाता है एक्चुअल परफॉर्मेंस देखने के लिए, तो उसको क्या बोलते हैं बजटरी कंट्रोल, मतलब बजट जैसे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का किए ना, उसी तरह बजट तो सारा ऑर्गेनाइजेशन के लिए है, तो हो गया बजटरी कंट्रोल।
तो इसमें भी फिर थ्योरीज है ये सब, और प्रैक्टिकल में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के ही जैसा है। ठीक है, तो अगर आप पढ़े होंगे ठीक से ना तो आपको डिफरेंस वैसा नहीं लगा होगा और आप इजीली कर लिए होंगे, अगर पढ़े होंगे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग ठीक से तो, जो वीडियोस है उसको अगर ठीक से देखे होंगे तो। ठीक है, तो उस एक भी देखिएगा तो दोनों क्लियर हो जाएगा आपको, मतलब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग देखिए तो बजट हो जाएगा, बजट और वो थोड़ा ही सा डिफरेंस है वो आप तुरंत एकदम उसको समझ जाएगा कि ये तो वही है, लगभग वही चल रहा है जो वहां था वहां था। ठीक है, तो हम लोग क्या, और जो लेट से आए थे कौन आए थे, आपको पूछना है कुछ? जो लोग लेट से आए थे कुछ पूछना है तो पूछिए तो, किन्हीं को भी कुछ भी पूछना है कहीं पर भी, या एग्जाम से रिलेटेड कुछ जानना चाहते हैं या किसी भी चीज पे बात करना चाहते हैं तो बोलिए। सर एग्जाम हो गया या नहीं मंडे से, वो जानना चाहती हूँ। हाँ, अभी तक तो वो नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो हम लोग क्या मानेंगे, एग्जाम हो रहा है, समझ गए, यही मान के चलना, जब तक नहीं का नहीं, नोटिस नहीं आ जाए तब तक हम लोग मान के चलेंगे। कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल है ना, मान के चलो, लॉस तो अकाउंट करिए, गेन है तो मत अकाउंट करिए, जब तक वो रियलाइज नहीं हो जाए ना, हम एकदम श्योरिटी नहीं हो जाए। आप पूरा अपना 100% दीजिए, मंडे को नहीं होगा तो आपका ही फायदा है, आप रिवाइज कर लिए अपना पोर्शन, है ना दीना? यस सर। जो पढ़ लेंगे वही फायदा में रहेंगे, ये याद रखिए। अगर मान लेते हैं एक हफ्ता के लिए एग्जाम शिफ्ट भी हो गया तो आप पढ़ लिए तो आप दूसरा सब्जेक्ट पे भी कंसंट्रेट कर पाएंगे, है ना? यस सर। तो आपका ही फायदा है, करिए करिए, एकदम सोच के करिए, मंडे को एग्जाम हो जाएगा, कुछ इधर उधर नहीं सोचिए। ठीक है, यस चलिए। सर। हाँ, और किसी को कुछ बोलना है या कुछ पूछना है? नो सर। ठीक है, देखिए सिंपल में अब हम बता देते हैं आपको क्या करना चाहिए। जो लोग अच्छा से नहीं पढ़े हैं, रिवीजन वीडियो सबसे पहला देखिए आप, और प्रीवियस ईयर का सबसे पहले देख लीजिए। ठीक है, दोनों देख लेंगे तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपको। फिर क्या करना चाहिए, जो इम्पोर्टेंट थ्योरी क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ठीक है, मेनली यूनिट 1 का तो छोड़िएगा नहीं, एक दो क्वेश्चन आने का उससे चांस रहता है। हाँ, यूनिट 1 का देखिए, उसके बाद फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल बजट में जो डिफरेंस है वो देखिए। ठीक है, और जो छोटा छोटा इलस्ट्रेशन वाला है, फीफो लीफो, और फिर आपका रिकंसिलिएशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स, ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट शीट, ठीक है, और स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या होता है उसका थ्योरी देखिए, मतलब उसका भेजे हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो देख लीजिए। बजट, टाइप्स ऑफ बजट देखिए। ठीक है, कैश बजट का थ्योरी भी देखिए, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल थ्योरी। और ओवरहेड एलोकेशन, सॉरी एलोकेशन, अपोर्शनमेंट और एब्जॉर्प्शन देखिए। ठीक है, ये टॉपिक्स नहीं छोड़िए, जितना हो सकता है कॉन्सेप्ट बस समझिए, रन मत करने बैठिएगा, नहीं तो आपका टाइम वेस्ट और हो जाएगा। और जो लोग अच्छे से पढ़े हैं तो उनको बताने का जरूरत ही नहीं है हमको, वो पढ़ लिए होता है। आप लोग क्या करिएगा, मेनली फॉर्मेट अच्छा से देखिएगा, फॉर्मूला अच्छा से देखिएगा, जो लोग अच्छा से पढ़ चुके हैं, जाने से पहले लास्ट रिवीजन होना चाहिए आपका फॉर्मेट्स का, फॉर्मूला का, डायग्राम का। डायग्राम बजटरी कंट्रोल में ऑर्गेनाइजेशन चार्ट का अच्छा दिया हुआ है, हाँ, बजटरी कंट्रोल वाले चैप्टर में वो जरूर देखिए। बजट का कोई क्वेश्चन आता है, स्टैंडर्ड कॉस्ट का कोई क्वेश्चन आता है, उसमें आप बना सकते हैं वो। ठीक है, और कॉन्फिडेंस रखिए, और एग्जाम में मम्मी पापा गुरु और भगवान को याद करिए, बॉटल लेके जाइए, पानी का कमी होता है शरीर में, दिमाग काम नहीं करता अच्छा से, पानी पीजिए, बीच बीच में एक एक क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद देखिए थोड़ा, मतलब रिलैक्स हो जाइए, फिर अगले क्वेश्चन में जाइए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मत करिए, अगर जहां डाउट लगता है छोड़ दीजिए, और बड़ा क्वेश्चन भी नहीं करिए शुरू में, जहां डाउट लगे छोड़िए, उसको बाद में करेंगे। और चीटिंग मत करिए, ऑनेस्ट नहीं है आप तो आप 100 में 100 लाके भी फेल ही हो गए, और ऑनेस्ट हैं और 60% भी लाए हैं ना तो बहुत ले आए हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट आप अच्छे तब हैं जब आप ऑनेस्ट हैं, तो ऑनेस्टी को नहीं छोड़िएगा, यही है सबसे बड़ा विरासत, बताए थे ना। ठीक है, और यही है वो चीज जो आपको सब चीज दिला देगा लाइफ में, और खुश खुश रहिएगा मेरे। ठीक है, तो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, नहीं पढ़े हैं अभी भी हो सकता है, कुछ नहीं पढ़े तो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो हार नहीं मानिएगा, और कोई डरना नहीं है उस तरह की क्या हो जाएगा, है ना, पढ़िए हो जाएगा।
और कहीं कुछ लगता है तो आप हमको कॉल कर सकते हैं, 12 बजे 1 बजे रात को भी कॉल कर सकते हैं, दिन को भी कॉल कर सकते हैं। एग्जाम देने से पहले 1 घंटा तक आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है। और टाइम से पहुंच जाइएगा एग्जाम देने, 1 घंटा पहले कम से कम एग्जाम सेंटर में, ठीक है। अच्छा करिएगा, आप लोग अच्छे स्टूडेंट हैं, ठीक है। चलिए, और किन्हीं को कुछ बोलना है या पूछना है? चलिए, ऑल द बेस्ट सबको। थैंक यू सर। थैंक यू सर। हाँ, और एग्जाम से पहले सोइएगा ठीक से, माइंड फ्रेश रहना चाहिए, तो अच्छा होता है। जल्दी सो जाइएगा, ठीक है। पूरा नींद अच्छा ले लीजिए और रिवीजन फास्ट करिए। कहीं भी डाउट होता है तो हमसे पूछिए आप, ठीक है। तो कल क्लास रहने देते हैं, आप अपने से करिए, और डाउट होता है तो आप इंडिविजुअली पूछ सकते हैं, ठीक है। यस सर। हाँ, कॉल कर सकते हैं आप, या व्हाट्सएप, जो आपके लिए ठीक है। एक बार में सारा डाउट इकट्ठा कर लीजिए अपना, तो उससे आपको फायदा होगा, तब पूछिएगा, तब अच्छा भी लगेगा आपको कि एक बार में हम कवर कर दें। चलिए, ठीक है सबको, थैंक यू। थैंक यू थैंक सर। यू सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट, ठीक है।